लास्ट कहाँ तक पढ़ाया था? आई थिंक टोटल पार्टिसिपेशन पढ़ाया था ना, कुछ तो ऐसा सा पढ़ाया था। टोटल था ना, हाँ तो अगला लिख लो। देखो कल लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था टोटल पार्टिसिपेशन। तो टोटल पार्टिसिपेशन में आपको क्या बताया था कि किसी भी एक एंटिटी के जितने भी इंस्टेंसेस है, जैसे मैं फिर से आपको एक बार डायग्राम से समझा देता हूँ। जल्दी बैठो। देखो लास्ट क्लास में जो आपको पढ़ाया था, इस वैसे तो इस एक डायग्राम में ही दोनों है, इस एक में ही देख लो, दूसरे की नीड ही नहीं पड़ेगी। तो अगर ये एंटिटी ए है और ये एंटिटी बी है ना, मैं भी लिखवा दूंगा तो हिंदी में पहले समझ लो, है ना। ये एंटिटी ए है और ये एंटिटी बी है। तो ए एंटिटी के जितने भी इंस्टेंसेस हैं, कितने इंस्टेंसेस हैं ए में? 4। तो देखो चारों के चारों बी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो किसी भी एक एंटिटी के सारे इंस्टेंसेस अगर दूसरी एंटिटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो कैसा होता है? टोटल। ठीक है, लेकिन अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ पे कितने इंस्टेंसेस हैं? 5 इंस्टेंसेस है। तो क्या पांचों के पांचों इधर पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कुछ खाली है ना, वो भले ही एक ही खाली क्यों ना हो। खाली का मतलब होता है भले ही एक ही खाली क्यों ना हो, अगर ये एक भी खाली है ना तो इसका मतलब ये टोटल नहीं है। कि टोटल का तो मतलब ही यही होता है कि सब कनेक्ट होने चाहिए। तो अगर एक भी नहीं हुआ, जैसे कि ये दो खाली है, तो ए की साइड से कैसा है? टोटल। और बी की साइड से कैसा है? ऑप्शनल। ठीक है, मतलब इसी के लिए अगर आप ये डायग्राम बनाओगे, जैसे जो हमने सीखा ईआर डायग्राम का, तो इसके लिए ईआर डायग्राम कैसे बनाओगे? तो इसके लिए हमारा ईआर डायग्राम कैसे बन जाएगा कि एक ही साइड से टोटल है, वहां तो डबल लाइन खींच दो, और यहाँ सिंगल है तो एक लाइन खींच दो। तो ये ए आ गया, ये बी आ गया और ये आर आ गया। तो शॉर्ट में हम ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो लिख लो, इसका डेफिनेशन लिख लो। लिखो, अगर डेफिनेशन लिखो। डबल लाइन का मतलब इधर से टोटल है और इधर से ऑप्शनल है। दोनों डबल होती तो दोनों तरफ टोटल हो जाते, या अगर दोनों तरफ ही डबल नहीं है तो दोनों तरफ ही वो ऑप्शनल हो जाएगा। ठीक है, लिख लो एक बार इसमें डेफिनेशन लिखो। ये डायग्राम लास्ट में बना लेना, पहले डेफिनेशन लिख लो। बोल दूं? देखो किसी भी एक एंटिटी के, किसी भी एक एंटिटी के
सारे इंस्टेंसेस किसी भी एक एंटिटी के सारे इंस्टेंसेस अगर दूसरी एंटिटी के साथ किसी एक एंटिटी के सारे इंस्टेंसेस किसी दूसरी एंटिटी के साथ अगर कनेक्ट ना हो, अगर कनेक्ट ना हो, अगर कनेक्ट ना हो तो इसे हम ऑप्शनल पार्टिसिपेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम ऑप्शनल पार्टिसिपेशन कहते हैं। तो ये डायग्राम अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इसके सारे हैं, तो इसके लिए क्या है, अरे ए के लिए क्या है, अभी ए के लिए तो मैं समझ में आ गया कि ए के तो सारे के सारे हैं, तो ए के लिए तो टोटल पार्टिसिपेट, बस ये डॉट्स देख लो, इन्हीं डॉट्स को क्या बोलते हैं, इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब क्या हुआ, अरे वो हम यहाँ पे फिर से मैं आपको बोल देता हूँ कि एंटिटी का मतलब क्या होता है। जनरली हम एंटिटी वर्ड बोलते हैं, लेकिन होता क्या है वो, एंटिटी सेट। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का मतलब कोई एक होता है क्या, स्टूडेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो इस क्लास में मान लो 20 स्टूडेंट है, और वो 20 के 20 स्टूडेंट किसी एक ही एक्टिविटी में इंक्लूड है, या अलग अलग एक्टिविटी में है, लेकिन वो सारे के सारे इंक्लूड हैं, इट मीन्स वो टोटल है, क्योंकि एक भी छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ हर से लाइन जा रही है ना, सबसे, तो टोटल हो गया। बट क्या इधर से सब जा रही है, तो इधर से टोटल करने के लिए मुझे सबको जोड़ना पड़ेगा ना। जैसे मान लो इसको मैंने इससे जोड़ दिया, इसको मैंने इससे जोड़ दिया, अब देखो, अब इधर से भी सारे हो गए ना, तो ए की साइड से भी सारे जुड़ गए और बी की साइड से भी सारे जुड़ गए। ठीक है, तो अभी यहाँ जोड़ना है नहीं, तो इधर ये क्या है, तो ये आपका ऑप्शनल हो जाएगा, ये लिख लो। तो इस दूसरे डायग्राम की नीड ही नहीं है, पहले ये बना लो, इसके नीचे लिख लो टोटल ऑप्शनल, और फिर ये डायग्राम बना लो। तो इसी का ईआर डायग्राम ऐसे बनेगा। ईआर डायग्राम जब आप बनाते हो तो उसके बैकग्राउंड में तो बहुत सारा प्रोसेस चलता है ना, हम नोटेशन ही तो सीख रहे हैं कि किसको कैसे लिखने वाले हैं। वो बाद की बात है, वो मैं खुद ही बताऊंगा ना, वो तो पूरा चैप्टर है, उसको भी आप मत छेड़ो। ईआर डायग्राम से टेबल कैसे बनेंगी, कितनी बनेंगी, वो भी आज का क्लास का लेक्चर ही वही है। तो एक एक रूल, जितने भी रूल हैं 7 8 9 10 सारे पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, पहले इसको सीख लो। इस डायग्राम को देख लो, कोई दिक्कत हो तो बता दो। पता नहीं सर बोल रहे थे मुझे आप में से किसी बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा, तो किसको नहीं आ रहा, मैं तो जानना चाह रहा हूँ। नहीं पता नहीं, मुझे तो सर बोल रहे थे। हाँ? नहीं कोई टर्म में दिक्कत आ रही है, नहीं देखो ये तो मैं आपको फिर कह देता हूँ, जो टर्म इंग्लिश में है मैं उसे समझा सकता हूँ, पर उसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं कर सकता। और मैं क्या, कहीं स्टैंडर्ड वैलिड नहीं है, कहीं वैलिड है ही नहीं, अगर आप कर भी लोगे तो वो अलाउड ही नहीं है। तो आपको सिर्फ टर्म को समझना है, समझने में दिक्कत आ रहा है तो पूछो ना, कौन मना कर रहा है। अरे किसी टेक्निकल टर्म का आपको मतलब समझ नहीं आ रहा, तो उसे समझाने के मेरे पास एक नहीं 1000 तरीके हैं, बट वो बाकी तरीके तो मैं तब बोलूंगा जब आप कह रहे हो समझ नहीं आ रहा। आपने यहाँ फीस दी है तो ये आपके राइट्स हैं, ये जन्मसिद्ध अधिकार है हर एक चीज को समझने का। मेरा काम पढ़ाना है, आपका काम पढ़ना है। तो या तो समझ में आ रहा है आपको, अगर मैं नहीं समझा पा रहा हूँ तो डन, फिर मैं क्लास ही नहीं लूंगा। फिर मेरा एक सीधा फंड है, मेरा एक सीधा फंड है, मैं जब क्लास में आता हूँ तो अपना बेस्ट देता हूँ। और कोई भी टीचर 100% किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, लेकिन ट्राई कर सकता है ना। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आई एम द बेस्ट और मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, कंटेंट मेरे से ज्यादा कोई नहीं पढ़ा सकता, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। कंटेंट को लेके आई एम श्योर अबाउट दैट। अब आप कितना पढ़ रहे हो, रेगुलर आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, ये भी तो मैटर करता है ना। अब आप एक दिन गायब हो गए, 2 दिन बाद आते हो और फिर कहते हो समझ नहीं आ रहा, तो वो तो असंभव है। वो मैं क्या, फिर तो कोई नहीं समझा सकता।
फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, क्योंकि मुझे तो स्पेशली सर ने बोला था कि बच्चों को सर दिक्कत है, तो मैंने कहा बताओ क्या दिक्कत है। अब सर तो ये कह रहे थे सर कुछ बच्चे ऐसे हैं वो ये कह रहे हैं उनको यही नहीं पता एंटिटी क्या होती है। तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, तो कौन ऐसा है जिसको ये नहीं पता एंटिटी क्या होती है? एनीबडी? वो है किस क्लास के अंदर? क्योंकि अगर आपको मैं इतना ही नहीं समझा पाया तो फिर मेरा आगे जाने का तो कोई सेंस ही नहीं है। हाँ, कोई है क्या ऐसा? तो तुम्हारा कॉलम, मैं तो क्या कह सकता हूँ। चलो, कब? कल नहीं थे, अब नहीं थे। अभी तो आप इस डायग्राम को देखो। देखो, आपको फिर से सुन लो। अभी हम पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप को लेके मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं। पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा है डिग्री। डिग्री का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एंटिटीज, कि उस रिलेशन में कितनी एंटिटीज पार्टिसिपेट हो रही है, बस उसको गिन लो। एक है तो क्या बोलोगे? यूनेरी या रिकर्सिव। 2 है तो बाइनरी। 3 है तो टर्नरी, या फिर जनरल बोलना चाह रहे हो 2 से ज्यादा को तो एनरी हो जाएगा। दूसरा आपको पढ़ाया था मैपिंग कार्डिनैलिटी। तो मैपिंग कार्डिनैलिटी क्या बता रही है? कि किसी भी एक एंटिटी के जितने भी इंस्टेंसेस हैं। अब हम जब बाकी दोनों कॉन्सेप्टों पे आ रहे हैं ना, तो हम अंदर जा रहे हैं। तो डिग्री में सिर्फ गिना जाता है ये 1 और ये 2, बट इसके अंदर की बातें नहीं बजाई जाती। तो हम एंटिटी के अंदर जा रहे हैं, रिलेशन के अंदर जा रहे हैं, और अब हम ये पता करना चाह रहे हैं कि यहाँ एक एंटिटी तो नहीं है ना। अरे ये एक एंटिटी सेट है, तो इसमें एंटिटी कितनी है? 1 2 3 4। वैसे ये एक दूसरी एंटिटी है, तो इसमें इंस्टेंस कितने हैं? 1 2 3 4 5। अब अंदर कनेक्शन क्या है? अब हमें अंदर की बातें देखनी है। तो उसके लिए आपके 2 कॉन्सेप्ट बने। एक बना मैक्सिमम कार्डिनलिटी रेशियो का, और एक मिनिमम कार्डिनलिटी रेशियो का। एक बनता है मैक्सिमम कार्डिनलिटी रेशियो का, और एक बनता है मिनिमम कार्डिनलिटी रेशियो का। तो मैक्सिमम कार्डिनलिटी रेशियो क्या बताएगा? कि जो भी आपको इंस्टेंसेस दिए गए हैं, जैसे ए है, तो ए के जितने भी इंस्टेंसेस हैं उनमें कोई भी इंस्टेंस जो अगर आप देख रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा कितना कनेक्ट है? तो यहाँ पे 4 है, हो सकता है 3 कनेक्ट ही नहीं है, बट क्या कोई एक भी कनेक्ट नहीं है? अरे ऐसा हो सकता है क्या मैं इसको ऐसे ही लिख के छोड़ दूं? अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने बस ये लिख के छोड़ दिया, तो कोई सेंस है क्या इस बात का? फिर तो ये तो आपके लिए एमपीटी, आपकी एंटिटी में कुछ है ही नहीं, तो रिलेट कैसे करोगे? तो कुछ तो होगा, भले एक ही सही, एक रिलेशन तो लिखना पड़ेगा। तो आपने किसी एक को पकड़ा और आपने मान लीजिए ऐसे कनेक्ट कर दिया, बाकी भूल जाओ, बाकी मैं करता ही नहीं हूं। तो ये एक कितनों से कनेक्ट है? तो इसकी लिए इसका रिलेशन मैनी हो गया, और ये इसके लिए कितना हो गया? एक हो गया। तो किस टाइप का रिलेशन हो गया? वन टू मैनी। वन टू मैनी, क्योंकि ए के लिए बी के बहुत सारे हैं, बट बी के लिए ए तो एक ही है। बट इसके लिए ये जरूरी है मैं बाकियों को कनेक्ट करूं? अरे इसके लिए जरूरी है मैं बाकियों को कनेक्ट करूं? तो इसमें हमने क्या बोला कि किसी भी एक का ज्यादा से ज्यादा कितना है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये कौन बताएगा कि बाकी कनेक्ट है या नहीं है? इसके लिए हमें तीसरे कॉन्सेप्ट की नीड है। अरे वहां आपने ये तो देख लिया कि कितने मैक्सिमम कनेक्ट हैं, बट ये खाली है या नहीं ये भी तो हमें बताना है। तो हमें ये भी तो बताना पड़ेगा कि ए के जरूरी नहीं है सारे पार्टिसिपेट करें, या बी के जरूरी नहीं है सारे पार्टिसिपेट करें। इसके लिए हमने तीसरा रूल बना दिया, दैट्स कॉल्ड द पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट। तो पार्टिसिपेशन क्या बोल रहे हैं? कि किसी भी एक एंटिटी के जितने भी इंस्टेंसेज हैं, क्या सबका कनेक्ट होना जरूरी है, या कुछ ना भी हो तो भी चलेगा? तो सबका कनेक्ट होना मतलब क्या? यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ सब कनेक्ट है, नहीं है। क्या यहाँ सब कनेक्ट है? नहीं है। तो किस टाइप का पार्टिसिपेशन है? ऑप्शनल, जो अभी अपन पढ़ रहे हैं। मतलब सबका होना। अरे तुम्हारे एग्जाम में इधर उधर कभी एक ऑप्शनल पेपर्स होते हैं ना, इसका मतलब तुम्हारी इच्छा है, जो चाहे वो दे लो। बट इसी को अगर मैं इस तरह से कनेक्ट कर देता, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है? तो अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसकी साइड से तो सारे कनेक्ट हो गए ना, तो इनका तो सबका पार्टिसिपेट होना जरूरी है, तो इसके लिए क्या बन गया? टोटल। बट क्या इसका सबका जरूरी है? तो एक भी रह गया ना, तो वो पार्शियल हो जाएगा। अगर एक भी रह गया तो वो पार्शियल हो जाएगा। तो अब अगर मैं आपको बोलूं, सुनना, अगर मैंने आपको ये बोला कि इसका कार्डिनलिटी रेशियो क्या है, तो अगर मैंने आपको सिंपल सा बोला कि इसका कार्डिनलिटी रेशियो 0 है, किसी भी एंटिटी के लिए अगर मैं कार्डिनलिटी रेशियो 0 बोलता हूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो खाली रह सकता है, वो कम से कम है, इसका मतलब वो ऑप्शनल है, इसका मतलब वो ऑप्शनल है। और किसी का भी कार्डिनलिटी रेशियो अगर 1 हो गया तो मतलब सबको होना पड़ेगा, सबको होना पड़ेगा। देखो इसके लिए आप देखोगे
वन वन वन, ये एक बात जा रहे हैं ना, कनेक्टिविटी तो जा ही रही है ना। तो अगर सब कनेक्ट होंगे तो सब कम से कम एक तो होंगे ना। तो अब हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, कम से कम। मैपिंग कार्डिनलिटी में हम क्या बोले थे, ज्यादा से ज्यादा। तो वहां हम वर्ड यूज करते हैं एट मोस्ट, यानी ज्यादा से ज्यादा, और यहाँ वर्ड यूज करते हैं एट लीस्ट, कम से कम। तो कम से कम कितने, तो आप सबको देख के बताओ कम से कम एक तो है ना। और यहाँ पे अभी तो मैंने कनेक्ट कर दिया, अगर मैं यही अगर हटा देता, चलो एक मैंने खाली छोड़ दिया है, तो इसका कम से कम कितने, तो कम से कम तो जीरो है ना। तो कम से कम जीरो है और ज्यादा से ज्यादा एक है। तो इसलिए इसे अपन क्या बोलते हैं, मिनिमम कार्डिनलिटी रेशियो। तो अगर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में कि अगर मिनिमम कार्डिनलिटी रेशियो की बात कर रहे हो तो आप किसकी बात कर रहे हो, पार्टिसिपेशन की। ठीक है, ये लिख लिया डायग्राम वायग्राम सारा, किसी ने लिखा, ठीक है, नहीं लिखा तो लिख लो। इसी में अब ये नोट लगा के लिख लो अपने नॉलेज के लिए कि अगर आपके पास में मिनिमम कार्डिनलिटी रेशियो अगर आप निकाल रहे हो, अगर आप मिनिमम कार्डिनलिटी रेशियो निकाल रहे हो, तो या तो ये 0 आ रहा है या ये 1 आ रहा है। इसका मीनिंग आपको समझ आना चाहिए। तो मिनिमम कार्डिनलिटी रेशियो अगर 0 है, इसका मतलब देखो मिनिमम वर्ड यूज किया मैंने, मैक्सिमम वर्ड यूज नहीं किया। अगर मैक्सिमम होता तो क्या होता है, या तो एक होता है या एन होता। अरे मैक्सिमम में तो हम 1:n m:n पढ़ चुके हैं ना। अब मिनिमम में या तो 0 होगा या 1 होगा, उसके अलावा हम गिनते ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब अगर 0 है तो कौन सा पार्टिसिपेशन है, तो 100% वो ऑप्शनल है, और 1 है तो 100% कैसे है, टोटल या मैंडेटरी है। तो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद होने चाहिए। हाँ, वो वर्ड मैंने आपको पहले लिखवा दिए थे कि ऑप्शनल को हम पार्शियल कहते हैं और टोटल को मैंडेटरी कहते हैं। वो नाम मैंने दोनों पहले लिखवा दिए थे। तो ईआर डायग्राम का मतलब वो 3 सिंबल याद रखना नहीं है कि रेक्टेंगल तुम्हें पता है, ओवेल तुम्हें पता है और डायमंड तुम्हें पता है, बट अंदर के रूल्स भी आपको याद रखने पड़ेंगे। क्वेश्चंस बनते हैं यहां तक आके। ये जो आपके सामने एक एक नोट्स में लिखवा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। लिख लिया, ठीक है। अब देखो वीक एंटिटी से रिलेटेड कुछ एक आध बातें हैं, वो अब बता रहा हूं मैं, क्योंकि अब आपने सारा ईआर, देखो बेसिक ईआर डायग्राम आपका पूरा हो चुका है। एंटिटी के बारे में, एट्रीब्यूट्स के बारे में और रिलेशनशिप के बारे में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे बताए जा चुके हैं थ्योरेटिकली। तो अब हम कन्वर्जन करेंगे कि ईआर डायग्राम को रिलेशनल मॉडल में कैसे कन्वर्ट करोगे, वो तो सेपरेट टॉपिक है, वो अभी समझाऊंगा। ठीक है, बस एक छोटा सा टॉपिक हम और पढ़ लेते हैं। लिख लिया नहीं तो देखो, अब ये जो छोटा सा टॉपिक है ये वीक एंटिटी के लिए, सिर्फ वीक एंटिटी के लिए, क्योंकि वीक एंटिटी के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये मैं एक लास्ट में आपको कुछ और लिखवा रहा हूं, वो लिख लो। तो वीक एंटिटी होता क्या, वो तो आपको पता है, एक ऐसा एंटिटी जिसके पास में पार्शियल की होते हैं, या जिसके पास में प्राइमरी की या की नहीं होता, जैसे आप बोलना चाहो। ठीक है, तो होता क्या है वो आपको पहले से पता है, शॉर्ट में लिख दीजिएगा कि जिसके पास क्या होता है, पार्शियल की होता है। मैं कुछ कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं क्योंकि इन पे एग्जाम्स में क्वेश्चन बने हुए हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर आपसे पूछे वीक एंटिटी क्या है, तो क्या लिखोगे, जिसके पास पार्शियल की होते, है ना, लिख लो अगर लिखना चाहो तो, जिसके पास पार्शियल की होता है। कार्डिनलिटी तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया ना। कार्डिनलिटी का मतलब होता है काउंटिंग, शायद आप क्लास में सुनते नहीं हो यार। कार्डिनलिटी वर्ड जो बना है मैथमेटिक्स में, कार्डिनलिटी का मतलब होता है गिनना, सिर्फ गिनना। कि आप जब इंस्टेंसेस को गिन रहे हो,
आप जब इंस्टेंसेस को गिन रहे हो बिहाफ ऑफ द रिलेशन, तो जब आप गिनोगे तो वो मिनिमम कितनी आएगी और मैक्सिमम कितनी आएगी उसके हमें रेशियो में लिखना होता है। तो कार्डिनलिटी मींस काउंटिंग, काउंटिंग ऑफ व्हाट, वो जो इंस्टेंसेस है उनके बीच के रिलेशनशिप को आपको गिनना है। बट जनरल कार्डिनलिटी रेशियो की हम ना बात करके मिनिमम कार्डिनलिटी रेशियो और मैक्सिमम कार्डिनलिटी रेशियो की बातें करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जिसके पास पार्शियल की होते हैं और किस पे डिपेंड होते हैं, डिपेंड अपॉन स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वो आपको पता ही है। ठीक है, लिख लो इसी में, लिखो यह स्ट्रॉन्ग की पे, स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे डिपेंड होता है, यह स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे डिपेंड होता है। या फिर इतना ही लिख लो, चलो आगे लिखने की नीड नहीं। यह स्ट्रॉन्ग एंटिटी के ऊपर डिपेंड होता है, पहली चीज। इसके पास में की नहीं होती तो की किसके पास है, स्ट्रॉन्ग के पास में, तो 100% स्ट्रॉन्ग के पास आएगा। चलो ठीक है, अब कोई भी, क्या दो वीक एंटिटी किसी रिलेशन में बाउंड हो सकती है? वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि वीक को हमेशा एक स्ट्रॉन्ग चाहिए। पहले सुनते जाना, कुछ खास बातें बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो नो रिलेशन, नो रिलेशनशिप कंटेन बोथ वीक एंटिटीज, है ना? तो इसमें लिख लो, देखो कोई भी रिलेशन, कोई भी रिलेशन, कोई भी रिलेशन में, कोई भी रिलेशन में दोनों वीक एंटिटी नहीं होती। ठीक है, कोई भी रिलेशन में दोनों वीक एंटिटी नहीं होती। तो पहला वीक एंटिटी क्या होगा, जिसके पास पार्शियल की होगा। दूसरा, ये 100% स्ट्रॉन्ग की के ऊपर डिपेंड होगा। तीसरा, कोई भी दो वीक एंटिटी आपस में कनेक्ट नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, याद रखना। ठीक है, अब सुनते जाना, ये कुछ पॉइंट्स है जो अब यहाँ मैं पूरे लिखवा रहा हूँ, अभी तक नहीं लिखवाए लेकिन अब लिखवा रहा हूँ। अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी वीक एंटिटी किसी स्ट्रॉन्ग एंटिटी के रिलेशन से पार्टिसिपेट करेगी तो 100% टोटल होता है। वीक एंटिटी उस रिलेशन में हमेशा टोटल पार्टिसिपेट करती है, कभी भी ऑप्शनल हो ही नहीं सकता। अरे सोच के देखो ना, अगर मैं यहाँ पे सुनना भाई, यही तो अब जो मैं लिखवा रहा हूँ वो नए रूल्स है। अब अगर मैं ये कहूं कि मान लीजिए ये ए है और ये बी है, बी है वो वीक है, मैं ऐसा कह देता हूं एक बार के लिए, और ए है वो स्ट्रांग है, चलो ऐसे समझ लो। ठीक है, तो ए अगर स्ट्रांग है और बी अगर वीक है, तो 100% बी के जितने भी इंस्टेंसेस होंगे इनको पहचानेगा कौन, स्ट्रांग। तो क्या मैं किसी एक को भी खाली छोड़ सकता हूं? अगर मैं किसी एक को भी, अगर मान लो मैंने खाली छोड़ दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ऐसे कर दिया एक बार के लिए, तो क्या ये अलाउड है? क्योंकि वीक एंटिटी का अगर कोई भी इंस्टेंस बच गया तो उसको तो यूनिक आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते ना, तो उसको 100% किससे कनेक्ट होना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग से कनेक्ट होना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे कोई खाली है चलेगा, सुनना, यहाँ पे कोई खाली है चलेगा, स्ट्रॉन्ग को दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका खुद का की है, खुद का की है। बस प्रॉब्लम किसके साथ है, वीक के साथ है। इसलिए ये अगर वीक है तो इसके पास जो भी पार्टिसिपेशन होगा वो 100% टोटल होगा। ये कई एग्जाम से पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो याद रखना कि पार्टिसिपेशन फॉर वीक एंटिटी इज ऑलवेज टोटल। लिख दीजिएगा कि वीक एंटिटी के लिए, लिख लो, वीक एंटिटी के लिए, वीक एंटिटी के लिए जो पार्टिसिपेशन होता है, वीक एंटिटी के लिए जो पार्टिसिपेशन होता है वह टोटल होता है। ठीक है, वह टोटल होता है। इसको हाँ, एक बार उड़ाई दो, छोटा बना लो थोड़ा। ठीक है, इतना क्लियर?
अब जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन कैसा होगा? रिलेशन भी तो वीक होगा ना, तो उस रिलेशन को अपन कहते हैं आइडेंटिफाइंग रिलेशन। तो मैंने पहले भी एक वर्ड लिखवा दिया था, पहले डायग्राम बना लो एक बार के लिए। ठीक है, तो इसमें मैं सिंपल सा स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, वीक एंटिटी के लिए पार्टिसिपेशन हमेशा टोटल होना चाहिए, बट लेकिन क्या इसका उल्टा सही है? क्या मैं ऐसा बोलूं कि जहां जहां टोटल पार्टिसिपेशन होगा वहां हमेशा वीक एंटिटी होगा? इज इट ट्रू? नहीं, ये तो सही नहीं है, कि टोटल पार्टिसिपेशन तो स्ट्रॉन्ग के साथ भी हो सकता है। टोटल पार्टिसिपेशन तो स्ट्रॉन्ग के साथ भी हो सकता है, हमेशा याद रखना। तो वीक है तो टोटल होगा, बट टोटल है इसका मतलब ये नहीं है कि वो वीक है। वो वीक भी हो सकता है और स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, देख लिया? ठीक है, तो यहां मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि आपकी एंटिटी वीक है, सुन लो, आपके पास अगर वीक एंटिटी है तो 100% ये टोटल पार्टिसिपेशन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये कभी गलत हो ही नहीं सकता, कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको टोटल पार्टिसिपेशन दे रखा है और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए ये एंटिटी कैसी है, तो दोनों हो सकती है। तो एंटिटी स्ट्रांग भी हो सकती है और वीक भी हो सकती है, पार्टिसिपेशन से एंटिटी नहीं पहचानी जाती। इसलिए अब आप कहोगे कि एंटिटी तो स्ट्रांग भी हो सकती है और एंटिटी तो वीक भी हो सकती है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, और रिलेशन भी लिख लो। ठीक है, देखो एक बार के लिए मैं डायग्राम बना देता हूँ जल्दी से। अभी तक जो लिखा है वो सब समझ लो। सुनो, अगर ये वीक है तो इसको ऐसे लिखोगे, अगर यहां डबल आई है तो लाइनें भी डबल आएंगी, और ये डबल आया है तो ये भी डबल आएगा, तो यहां हर चीज डबल डबल है। तो अगर ये वीक एंटिटी है तो रिलेशनशिप कैसा है? टोटल। रिलेशनशिप कैसा है? टोटल। ठीक है, ये पार्टिसिपेशन सॉरी। और रिलेशनशिप कैसा है? आइडेंटिफाइंग या वीक। तो इस रिलेशनशिप को आप वीक या आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप कहते हो, ये इस रिलेशनशिप का नाम है, जो हम डिस्कस भी कर चुके हैं पहले, है ना? तो ये पूरा डायग्राम है जो इन सब के लिए बन गया। ये एक लाइन और लिख लो, देखो वीक एंटिटी के लिए, वीक एंटिटी के लिए, वीक एंटिटी के लिए जो रिलेशनशिप होता है, वीक एंटिटी के लिए जो रिलेशनशिप होता है उसे हम आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप कहते हैं, उसे हम आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम में अब हर चीज आपको समझ में आ रही होगी ना? एट द एंड यही तो गोल था, ये एंटिटी कैसा है? स्ट्रॉन्ग। सिंबल से समझ आता है। ये एंटिटी कैसा है? वीक। अब ये पार्टिसिपेशन कैसा है? टोटल। और रिलेशन कैसा है? आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग। और अगर मैंने यहां पे एक ही लगा के छोड़ा तो ये कैसा है? फिर ऑप्शनल है। अगर मैं यहां पे डबल करना चाहूं तो कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। इफ यू वांट इट यू डू इट, वो पॉसिबल।
ठीक है, तो इस डायग्राम से रिलेटेड जो जो की पॉइंट्स थे मैंने सारे आपको लिखवा दिए। एक और पॉइंट है बस और लिखवा देता हूँ, फिर वीक एंटिटी को लेके कोई भी अगर एमसीक्यू से आता है कितना भी घुमाया हुआ तो वो आपका कभी गलत नहीं होगा। एक और बस इसको लिखते लिखते अब मैं आपसे एक सिंगल सा बात पूछ रहा हूं। अब ये एक स्ट्रांग है और एक ये वीक है, इसके बीच में मैपिंग कार्डिनलिटी कैसा होगा? 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many, सारे कुछ कुछ है ऐसा, ये सब चलेंगे? मतलब कोई सब चलेंगे या किसी पे कोई दिक्कत आएगी? थिंक अबाउट इट। सब चलेंगे? तो ये एक अपने आप में वन ऑफ द डेप्थ प्रॉब्लम है। तो हमेशा जब आप मैपिंग कार्डिनलिटी की बात करते हो तो हमेशा स्ट्रॉन्ग टू वीक 1 to many होते हैं। अब इसको सोच के देखो, अब अगर मैंने बोला 1 to many है तो देखो स्ट्रॉन्ग की बहुत सारी, वीक की बहुत सारे इंस्टेंसेस एक स्ट्रॉन्ग पे रह सकते हैं ना, बट क्या कोई वीक का एक इंस्टेंस दो दो स्ट्रॉन्ग के पास जा सकता है? कभी नहीं जा सकता। तो स्ट्रॉन्ग के साइड में तो मैनी बनने का सवाल ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग के साइड में मैनी बनने का मतलब एक तो पहचानने में नहीं आ रहा, ऊपर से मदद ले रहा है और वो भी दो दो की मदद ले रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं रहा ना। तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता और अलाउड भी नहीं होता। इसीलिए हम जनरली हमेशा कहते हैं 1 to many, 1 to 1 अलाउड इफ यू वांट इट, बट जनरली हम कहते हैं 1 to many होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? लिख लो, मैं एक लाइन और लिख देता हूँ। बना लिया? तो ये एक और लिख दो। तो ये चीज भी आप हमेशा ध्यान रखना। तो लिखो इसमें, लिखो स्ट्रॉन्ग एंटिटी से वीक एंटिटी के बीच में, स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी के बीच में मैपिंग कार्डिनलिटी या कनेक्टिविटी जो आप बोलो है ना, मैपिंग कार्डिनलिटी 1 to many होती है। 1 to many होती है, ठीक है? 1 to many होती है ना? सिर्फ 1 to many याद रखना। 1 to 1 अलाउड, वो एक अलग चीज है, बट many to 1 और many to many का कोई सेंस नहीं है, ठीक है? कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि वो सेंस फिर से आपको समझना है तो आप डायग्राम से समझ लो। आपको खुद ही ऑकवर्ड लगने जाएगा। ये ए है और ये बी है, अगर ये मेरे पास स्ट्रांग रहा और ये मेरे पास में वीक रहा, तो क्या ऐसा हो सकता है? सुनना, क्या ऐसा हो सकता है कि ये एक एंटिटी ऐसी हो गई? इज इट पॉसिबल? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये वीक वाला एक खुद की पहचान तो इसकी हो नहीं रही, तो इसने क्या बोला कि भाई मैं तो स्ट्रांग के पास जाऊंगा, तो ये दो दो के पास कभी जा ही नहीं सकता। तो ये एम्बिग्यूटी आ जाएगी, ये वैसे एम्बिग्यूटी आ जाएगी। तो इस तरह की एम्बिग्यूटी हम कभी रख ही नहीं सकते। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। कोई भी दो वीक एंटिटी के इंस्टेंसेस एक स्ट्रॉन्ग के पास आ सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना, इधर तो मैनी अलाउड ही नहीं है, आ ही नहीं सकता। तो इधर मैनी नहीं आने का मतलब ना तो many to 1 होगा और ना ही many to many होगा। तो स्ट्रॉन्ग की साइड में हमेशा 1 होगा, याद रखने का तरीका। स्ट्रॉन्ग हमेशा एक होता है, अरे नाम में स्ट्रॉन्ग है ना, तो याद रखने का तरीका समझो। बहुत सारे कमजोरों की मदद एक स्ट्रॉन्ग करता है, बहुत सारे कमजोर लोगों की मदद एक ही बलवान इंसान करता है ना।
अब बहुत सारे बलवानों की नीड ही नहीं है मैं कमजोरों के लिए। अब मैं बोला 2 स्ट्रांग मिलके एक वीक के पास जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो खुद ही बेचारे वीक है, तभी तो 2 हुए हैं, नहीं तो अकेला नहीं चला जाता। तो इट इज अ जनरल कॉन्सेप्ट, वैसे भी आप समझ सकते हो। तो इधर से मैनी की एंट्री बैन है, आएगा ही नहीं कभी मैनी। ये कॉन्सेप्चुअल थॉट है, और ये कहीं बहुत रेयरली किसी बुक में मिलेगा आपको, बट ये डेप्थ क्वेश्चन इधर उधर पूछे गए एग्जाम्स में, है ना। बाकी अब आपको पता है, अगर आप बाकी आप कनेक्शन करते हो तो ये रिलेशनशिप अब ऐसा होगा। तो अभी जो मैंने बनाया है, क्या ये सही बना है? अभी तक आपने सारे रूल पढ़ लिए, उन सारे रूल को अपने दिमाग में डालो और देखो कुछ भी गलत है यहाँ पे, कुछ भी गलत नहीं। तो यहाँ पे अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि इधर से आप जाओगे तो 1 है, इधर से आप जाओगे तो मैनी है, तो 1 टू मैनी हो गया। इधर से देखा तो टोटल भी हो गया। टोटल पार्टिसिपेशन तो मस्ट है ना, तो टोटल पार्टिसिपेशन होना चाहिए और साथ में 1 टू मैनी होना चाहिए। ठीक है, तो अब वीक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कितना भी डिटेल्ड, तो मैंने आपको सारी थ्योरी एक साथ लिखवा दी, एक साथ, है ना। इसमें कुछ टॉपिक्स बीच में मैंने पढ़ाए नहीं थे, इसलिए वीक पढ़ाते वक्त मैंने 2 ही लाइन लिखवाई थी, लेकिन ये वापस से मैंने वीक एंटिटी लिखवा दिया। अब देख लो, अब भी कोई डाउट हो तो बता दो, और समाधान मुझे बताने से मिलेंगे। हाँ, 1 टू 1 अलाउड है, वो मैंने मना है क्या, 1 टू 1 हो जाएगा अगर आप चाहते हो तो कंफर्म। 1 टू मैनी का मतलब क्या हुआ, आपको बस ऐसे याद रखना है, स्ट्रॉन्ग की साइड में मैनी नहीं आएगा, तो 1 टू मैनी और 1 टू 1 हो जाएगा। बट जनरली हम कहते हैं कि इधर के लोग इधर ज्यादा हो सकते हैं, तो 1 टू 1 बोलने की बजाय 1 टू मैनी बोल देते हैं, बट 1 टू 1 अलाउड है ना। अगर आपको अगर कोई कंफ्यूजन है ना, तो आप ये कह देना 1 टू 1 अलाउड है, अलाउड होने में दिक्कत नहीं है। अब कोई डाउट है किसी को भी, किसी भी टाइप का? क्या कह रहे हो? ये एग्जाम्पल ही तो है। रियल लाइफ में तो आप किसी को जिसको भी वीक मानना चाह रहे हो, जिसके पास की नहीं है, अब आप अगर वीक मानना चाह रहे हो तो कोई भी आप एक ऐसा रिलेशन बना दो, जो जैसे ऑर्डर ले लो फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे पास ऑर्डर का कोई की नहीं है, और वो कोई अप्लाई कौन कर रहा है, कोई पर्सन कर रहा है। तो कोई पर्सन अगर ऑर्डर कर रहा है और ऑर्डर का कोई की नहीं है, आपको अजम्पशन करना पड़ेगा कि एक एंटिटी वीक है। ठीक है, तो उस केस में अपन क्या बोलेंगे कि अब अगर आप ऑर्डर दे रहे हो तो ऑर्डर को पहचानोगे किससे? ऑर्डर का खुद का तो कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, तो किससे पहचानोगे? जिसने ऑर्डर किया, यानी उस पर्सन के बिहाफ पे। तो अकेले का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं ही होगा, और वो खुद ही स्ट्रांग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो आगे। डन। अब आगे वाला पार्ट जो एक्सटेंडेड ईआर डायग्राम है वो अपन बाद में पढ़ेंगे। पहले ये एक छोटा सा टॉपिक है, ये आप लिख लो, कन्वर्जन। अब ईआर डायग्राम को रिलेशनल मॉडल में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसके क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अरे ईआर डायग्राम का सबसे पहले हमने पढ़ा था, ईआर डायग्राम सिंपल है, और ईआर की अच्छी बात ये होती है ये बाकी के मॉडल में आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। कॉन्सेप्चुअल तो है, बट इस कॉन्सेप्ट का करोगे क्या, इस कॉन्सेप्ट के हम लॉजिक्स बनाएंगे, इसीलिए ईआर डायग्राम कॉन्सेप्चुअल होता है और रिलेशनल मॉडल लॉजिकल होता है। रिलेशनल मॉडल अलग से भी पढ़ेंगे ना अपन लोग, पूरे 3-4 क्लास जाएगी, 7-8-10 घंटे का क्लास वो भी लेगा। ठीक है, बट अभी पहले हम जनरल ऐसा मान लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास एक टेबल डायग्राम बना हुआ होगा, इसका मतलब सिंपल से है कि हमारे पास में एक ईआर डायग्राम है, और उस ईआर डायग्राम से जनरली पहले हमें ये निकालना है कि नंबर ऑफ टेबल्स कितनी बनेंगी। क्योंकि अगर आप रिलेशनल मॉडल की बात करते हो तो रिलेशनल मॉडल कैसे होता है, टेबल की फॉर्म में, तो टेबल्स ही तो बनेगी यहाँ पे। तो अगर आपके पास में कोई भी ईआर डायग्राम अगर है, सुन लो, पहले आपको समझा देता हूँ। कोई भी अगर आपके पास में ईआर डायग्राम है, तो ईआर डायग्राम को लेके जनरल कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं सुन लो। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, नंबर ऑफ टेबल्स कैसे होंगे। सब मैं पढ़ाऊंगा, एक एक रूल पढ़ाऊंगा, एक भी नहीं छोड़ने वाला, अच्छे से समझना, एक आध बार रिवाइज कर देना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या पूछेंगे कि नंबर ऑफ टेबल्स कितनी होंगी, फिर जो भी टेबल बनेंगी
जो भी टेबल बनेगी उसमें एट्रीब्यूट कैसे कैसे होंगे, क्योंकि अब टेबल को हमें विद एट्रीब्यूट यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो टेबल के साथ में हमें ये भी बताना पड़ेगा कि उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आएंगे। और तीसरा जो सबसे जनरल क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, अब रिलेशनशिप तो होती नहीं है टेबल में। अरे ईआर डायग्राम में तो एंटिटी होती है, एट्रीब्यूट होते हैं और रिलेशनशिप होते हैं, बट रिलेशनल टेबल में रिलेशनशिप वाला डायग्राम तो चला गया, तो उसकी जगह क्या आएगा, उसकी जगह आएगा फॉरेन की। तो ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए। तो ईआर डायग्राम का जो रिलेशनशिप है वो रिलेशन मॉडल में फॉरेन की में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब आपको ये बताना होगा फॉरेन की किस टेबल के पास आएगा, फॉरेन की किस टेबल के पास आएगा। तो तीसरा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि ये बताइए भैया फॉरेन की कहाँ है। चलो बस ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो आपने ईआर डायग्राम सारा पढ़ लिया। अब जो पढ़ा है उसी को अब मैं रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करूंगा, और रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करके 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। या तो टेबल बनेंगी, तो कितनी टेबल बनेंगी। अगर कोई भी इंडिविजुअल टेबल के बारे में मैं पूछूंगा तो मैं ये पूछूंगा बताओ इस टेबल में क्या क्या एट्रीब्यूट्स आएंगे। और तू तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, फॉरेन की कहाँ आएगा, फॉरेन की कहाँ आएगा, क्योंकि फॉरेन की एग्जिस्टिंग टेबल में आएगा या नया टेबल बनाना पड़ेगा। इट इज अप टू द सिचुएशन। दोनों तरह की बातें हैं, नई भी बनेगी और एग्जिस्टिंग में भी आ सकती है, वो अपन सब पढ़ेंगे, है ना। तो अब इन सबको मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा, पहले लिख लो। एटलीस्ट आपको समझ में आना चाहिए कि ईआर डायग्राम को लेके 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, चौथा कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, लिख लो पहले। वो रिलेशनल मॉडल में पढ़ें की 10 की 10 की आपको रिलेशनल मॉडल में पढ़ाऊंगा, अभी उनकी नीड नहीं है। लाइक अब यहाँ मुझे मैं आपको फॉरेन की निकाल रहा हूँ, होता क्या है, तो अभी इतना समझो कि ईआर डायग्राम का रिलेशनशिप रिलेशनल टेबल में फॉरेन की बन के आते हैं, अपना काम इतने हो जाएगा। तो फॉरेन की का मतलब हमारे लिए अब जनरली आप ये समझ लो कि जो भी रिलेशनशिप ईआर डायग्राम की है उसको रिलेशनल मॉडल में हम फॉरेन की से लिखते हैं। अब ये की क्या है, इससे सेपरेट चैप्टर वो रिलेशनल मॉडल में पढ़ेंगे, अभी काम का कंफ्यूज होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यूज ही नहीं लेना मुझे। क्योंकि जब मैं की पढ़ाऊंगा तो की के साथ साथ की निकालना भी तो पढ़ाऊंगा, कि सुपर की कैसे निकलता है, कितना होता है, कैंडिडेट की कैसे निकलता है, कितना होता है, तो सारा ही पढ़ना है ना। तो पढ़ेंगे तो ढंग से पढ़ेंगे, घंटों घंटों की क्लास होने वाली है। करें स्टार्टअप, नहीं करना। तो अब इन सब के रूल्स है। तो अब मैं आपको जनरल 7 से 8 रूल्स पढ़ा रहा हूँ, उन रूल्स को एग्जाम्पल से लिखवाऊंगा, ईआर डायग्राम बनाऊंगा, साथ में टेबल्स बताऊंगा, रीजन दूंगा, परफेक्ट रीजन, ताकि आपको याद रह जाए, नहीं तो फिर गोच पोच हो जाएगा सारा का सारा। तो रीजन समझ में आना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो चलो, तो अब 1 बाय 1 जितने भी रूल्स हैं वो सारे रूल्स आपको करवा रहा हूं, देखो। तो हर एक रूल एक स्पेसिफिक टाइप के लिए। तो पहले वाला रूल हम ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी के लिए, ठीक है। मैं जो भी रूल लिखूंगा उसकी एक हेडिंग लिखूंगा, ठीक है। जो भी मैं रूल लिखूंगा उसकी एक हेडिंग लिखूंगा। तो पहले हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीजें हैं उनको अपन फोकस करते हैं, और सबसे पहले कहते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। वीक एंटिटी तो लास्ट में देखेंगे, कमजोर है ना वो, तो स्ट्रॉन्ग वाले को पहले देखते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी का सीधा सा रूल क्या है कि आपके रिलेशन में जितनी भी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है उसका एक टेबल बनेगा, हर एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी का एक टेबल बनता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब कितनी है वो गिन लेना, अब इसको धीरे धीरे मैं बढ़ाऊंगा। तो इसमें सिंपल सा हमें याद क्या रखना है कि सेपरेट टेबल इज मेड फॉर स्ट्रॉन्ग एंटिटी। तो लिखो इसमें, लिखो स्ट्रॉन्ग एंटिटी के लिए, स्ट्रॉन्ग एंटिटी के लिए अलग से एक टेबल बनेगा। स्ट्रॉन्ग एंटिटी का टेबल एक, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन है पूरे ईआर डायग्राम में, सिर्फ एक, वो मैं बाद में बताऊंगा कहाँ आएगा और कैसे आएगा। उस एक्सेप्शन के अलावा जब जब भी आपको स्ट्रॉन्ग एंटिटी दिखेगा, जब भी स्ट्रॉन्ग एंटिटी दिखेगा एक टेबल हर एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी का बनेगा।
एक्सेप्ट वन एक्सेप्शन। ठीक है, तो अब मैं आपको बोलूं कि जैसे मैंने यहाँ पे एक एंटिटी बना दिया और इस एंटिटी का नाम मैंने मान लीजिए स्टूडेंट रख दिया। ठीक है, अब इस स्टूडेंट एंटिटी के पास में क्या होंगे, खूब सारे एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो अगर खूब सारे होंगे तो खास बात सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, अरे जरूरी क्या है, जरूरी तो की एट्रीब्यूट है ना, बाकी कुछ हो या ना हो की एट्रीब्यूट तो होगा, तभी तो स्ट्रांग है। तो इसका मतलब अगर इस आईडी को अगर मैं इसका स्ट्रांग बना देता हूं, मान लीजिए यहाँ पे नेम आ गया और यहाँ पे मान लीजिए आपका कोर्स आ गया, इट इज जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो ये एक ईआर डायग्राम का एक एंटिटी है, तो मैं एक ही एंटिटी बना रहा हूं अभी। धीरे धीरे हम बढ़ेंगे इजी टू टफ रूल्स की तरफ। तो इसको जब आप टेबल में बनाओगे तो कैसे लिखोगे कि एक टेबल बनेगी, उस टेबल का नाम स्टूडेंट होगा, तो जो आपकी एंटिटी का नाम है वो टेबल का नाम बन जाएगा। जो आपकी एंटिटी का नाम है वो टेबल का नाम बन जाएगा, जो आपकी एट्रीब्यूट की है वो टेबल का की बन जाएगा। तो इसके अंदर की कौन बनेगा, की एट्रीब्यूट आपका की बन जाएगा, और बाकी जो एट्रीब्यूट जैसे हैं उनको वैसे के वैसे रख दो। लो जी, लो जी। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी हटा और इसकी जगह के टेबल बन गया। अब इस टेबल का मतलब क्या समझ आया, तो इस टेबल का मतलब हमें ये समझ में आया, थोड़ा और समझना चाहो तो, क्योंकि हर बार में टेबल तो बनाने से गया, एक बार तो समझ लो। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी ये ईआर डायग्राम में ये एक एंटिटी लिखी जाएगी तो इसकी एक टेबल बनेगी, ये उस टेबल का नाम रहेगा, ये आईडी उसका की बन जाएगा, ये नेम आ जाएगा और ये कोर्स आ जाएगा। तो ये डायग्राम हटेगा और इसकी जगह की टेबल बन जाएगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो टेबल बनने का मतलब ऐसा है, बट ऐसे अभी हमें टेबल नहीं बताना, हम शॉर्ट में स्कीमा लिख के छोड़ देते हैं। सिर्फ स्कीमा कि टेबल का नाम क्या होगा, उसमें एट्रीब्यूट क्या क्या आएगा, बस हमें इसमें इंटरेस्ट है। ये तो आपको समझाने के लिए एक तो लिख दिया मैंने, ताकि कहो नहीं की टेबल कैसे बनी, है ना? तो लिख लो। तो ऐसा आपको हर एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी के लिए करना है। अब धीरे धीरे, अभी मैंने रिलेशनशिप नहीं बताया, पहले अभी हम एंटिटी पे फोकस कर लेते हैं। तो अभी हम, ये पहला आ गया एक एंटिटी, उसके बाद में अब दो तरह के एट्रीब्यूट्स ले रहे हैं अपन लोग, एक आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट का रूल है, एक आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स का रूल है। ठीक है, तो जो जो आपने पढ़ा है सबका मैं रूल बना रहा हूँ, किसी को नहीं छोड़ूंगा, जितना पढ़ा है सबका सुन लो आप, तो कुछ भी दिखे कॉरेस्पॉन्डिंगली अप्लाई कर देना। तो यहां तक कोड आउट। तो ये रूल समझ में आएगा क्या कहता है, कि हर एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी का एक टेबल बनेगा, बस इतनी सी बात है। चलो दूसरा, दूसरा रूल लिखिए। दूसरा आपके पास आएगा कंपोजिट एट्रीब्यूट के लिए। So, तो अगर आपके पास में कोई भी एट्रीब्यूट कंपोजिट है, ठीक है, तो कंपोजिट एट्रीब्यूट के लिए कोई अलग से टेबल नहीं बनती। कंपोजिट एट्रीब्यूट के लिए कोई अलग से टेबल नहीं बनती, लेकिन जब भी टेबल बनाओगे उस कंपोजिट एट्रीब्यूट के लिए कॉलम अलग बनेगी, कॉलम अलग बनेगी। अभी मैं रूल लिख देता हूं फिर समझाता हूं। ठीक है, तो सिंपल से क्या लिखेंगे, देयर इज नो सेपरेट, मतलब इसके लिए टेबल नहीं बन रही है, लेकिन ये जिस एंटिटी का पार्ट है उसके लिए तो बनेगी, उसके लिए तो बनेगी। तो देयर इज नो सेपरेट टेबल फॉर कंपोजिट एट्रीब्यूट, बट number of columns
number of columns maintain for each part of composite attribute। पहले लिखो इसको, फिर मैं एग्जांपल से समझाता हूं। तो लिखो कंपोजिट एट्रीब्यूट के लिए, कंपोजिट एट्रीब्यूट के लिए अलग से टेबल नहीं बनेगी। कंपोजिट एट्रीब्यूट के लिए अलग से टेबल नहीं बनेगी। अलग से टेबल नहीं बनेगी, लेकिन 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 हर एक पार्ट के लिए, लेकिन हर एक पार्ट के लिए अलग से कॉलम बनेगी। ठीक है, लेकिन हर एक पार्ट के लिए अलग से कॉलम बनेगी। कॉलम मतलब टेबल की बात कर रहा हूं, है ना। अब इसको समझो। तो अभी जो एग्जांपल लिया हम उसी को ही कंसिडर कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लिया। अभी देखो, अभी मैं जो भी एंटिटी लिखूंगा सब स्ट्रांग होंगे। वीक तो लास्ट में ही लिखूंगा, क्योंकि जब मैं वीक एंटिटी की बात करूंगा, उससे पहले मैं जो एंटिटी लिख रहा हूँ वो 100% स्ट्रांग है। तो ये बार बार मत पूछना मुझसे कि वीक है स्ट्रांग है, तो सब स्ट्रांग आएंगे। ठीक है। अब यहाँ आपने कुछ एट्रीब्यूट्स लिखे होंगे, फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर ये स्टूडेंट है तो मान लो ये इसकी आईडी है, तो आईडी इज द की फॉर दिस। ये इसका नेम है, तो नेम है तो ये फर्स्ट नेम बन जाएगा, ये मान लीजिए मिडिल नेम बन जाएगा, ये लास्ट नेम बन जाएगा, और ये मान लीजिए कोड। देखो, अगर ये स्टूडेंट है तो मान लो ये इसकी आईडी है, तो आईडी इज द की फॉर दिस। ये इसका नेम है, तो नेम है तो ये फर्स्ट नेम बन जाएगा, ये मान लीजिए मिडिल नेम बन जाएगा, ये लास्ट नेम बन जाएगा, और ये मान लीजिए कोट्स है। ऐसा है। तो इसका मतलब ये एट्रीब्यूट कैसे है, कंपोजिट है। तो जब इस कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को लिए लिखोगे तो टेबल बनेगी स्ट्रॉन्ग एंटिटी की, ना कि कंपोजिट एट्रीब्यूट की। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी का एक टेबल बनेगा, लेकिन कंपोजिट के लिए अलग से नहीं बनेगा। ये इस लाइन का मतलब। तो आपने सबसे पहले उस टेबल का नाम लिखा, ये लिख दिया। उसके बाद में ये तो आ गई की। अब नया क्या होगा, तो अब जब एट्रीब्यूट लिखने की बारी आएगी तो अब आप नेम नहीं लिखोगे। नेम नहीं लिखोगे, उसके जितने भी पार्ट है उन सबका एक कॉलम बनाओगे। तो इसका मतलब फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो यहाँ पे कॉलम बढ़ते हैं, टेबल नहीं बढ़ती। ठीक है, तो यानी यहाँ पे फर्स्ट नेम आएगा, फिर लास्ट नेम आएगा, और फिर मिडिल नेम आएगा। तो उस एक के बदले, इस एक के बदले हम 3 कॉलम मेंटेन करेंगे, और यहाँ पे आपके पास में आपका कोर्स आ जाएगा। इट इज जस्ट लाइक। तो क्लियर? अरे को डाउट? तो जब भी कंपोजिट एट्रीब्यूट आएगा, अब आप लिखते जाओ और सुनते जाओ। जब भी कंपोजिट एट्रीब्यूट आएगा अलग से कोई टेबल नहीं बनेगी, लेकिन जो भी कंपोजिट एट्रीब्यूट के पार्ट हैं उन पार्ट के लिए अलग से कॉलम बनेगी। तो कॉलम बढ़ गई। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टेबल में कॉलम कब बढ़ती है, तो कब बढ़ेगी, जब कंपोजिट एट्रीब्यूट आएंगे, और उसके अलावा कॉलम कभी नहीं बढ़ने वाला। नहीं, मल्टी वैल्यूड के लिए भी कॉलम नहीं बढ़ेगी, वो तो रो का खेल है, वो अलग चीज है, बाद में देखेंगे, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे एक के बदले आपकी कॉलम इंक्रीज हुई है। ये है वो कॉलम इंक्रीज होने की बात जो मैंने ऊपर लिख रखी है। क्या करो? अरे यार, टेबल तो आप खुद बना लो। अब जब टेबल बनाओगे तो बस टेबल बनाते वक्त ये आपको ध्यान क्या रख रहे हैं, ये लो,
बस 1 2 3। तो जब ये टेबल बनेगी तो टेबल का नाम आपने यहाँ स्टूडेंट लिख दिया, ये स्टूडेंट का आईडी आ जाएगा, ये उसका फर्स्ट नेम आ जाएगा, ये मिडिल नेम आ जाएगा, ये लास्ट नेम आ जाएगा, और ये उसका कोर्स आ जाएगा। तो वो तो अब आपको इसके नीचे लाइन ही तो खींचनी है रोहित। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हो तो बताओ, बना लेंगे। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, नहीं वो तो सीक्वेंस आप अपने हिसाब से लिख दो, वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो हो सकता है मैंने यहाँ उल्टा कर दिया, कोई नहीं, आप सीक्वेंस वही रखो। डायरेक्ट नहीं, वो स्टूडेंट तो नाम है ना टेबल का, इसका एट्रीब्यूट की बात हो रही है, तो स्टूडेंट के अंदर ही तो है सब कुछ, तो स्टूडेंट से ही जुड़े हुए हैं ना, ये तो टेबल का नाम बनेगा और ये सारे उसके कॉलम के नाम बनेंगे, कोई दिक्कत। चलो आगे तीसरे रूल की तरफ। तीसरा रूल लिखो, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। तो किसी भी एंटिटी के पास अगर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आता है तो उसके लिए अलग से टेबल बनेगी। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स उसी टेबल में एडजस्ट हो ही नहीं सकता, दैट्स द रूल ऑफ दिस, ठीक है। और उसके पीछे रीजन अभी समझाएंगे आपको, भी लिख लो एक बार तो अब यहां याद रखना कि सेपरेट टेबल इज मेड फॉर द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो लिखो एक बार के लिए, देखो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट के लिए, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट के लिए अलग से टेबल बनेगी, तो ये स्पेशल है। एग्जैक्टली उसको तो याद रखो ना जिसकी अलग से एक टेबल बन रही है, ठीक है, तो इसके लिए अलग से एक टेबल बनेगी। देखो अब मान लो यहीं पे, मान लो यहाँ स्टूडेंट आया, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने आईडी रख दिया, ठीक है, यहाँ फॉर एग्जांपल नेम रख दिया, नेम अभी मैंने कंपोजिट नहीं माना है, तो आपको आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ मैंने मान लीजिए मोबाइल नंबर लिया है, और मोबाइल नंबर को मैं मल्टी वैल्यूड मान रहा हूँ, तो मुझे उसके लिए सिंबल बनाना पड़ेगा। अरे वो ईआर डायग्राम में तो दिखेगा कैसे, ऐसे ख्वाब थोड़ी आता है मल्टी वैल्यूड है, दो गोले कर दो समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही ओवेल के ऊपर एक और ओवेल लगा दिया, अंडे पे एक और अंडा रख दिया, तो समझ जाओगे वो क्या है, मल्टी वैल्यूड है। तो अब इस मल्टी वैल्यूड के इस केस में अब आप क्या करोगे, सुनना। तो अब आपके पास में दो टेबल बनेंगे, ठीक है। एक टेबल आपके पास वो बनेगी जो खुद टेबल है, यानी स्टूडेंट, तो एक टेबल तो आप स्टूडेंट की बनाओगे, और उसमें उस मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट को छोड़ के, हो सकता है इस एंटिटी के पास में बहुत सारी मल्टी वैल्यूड हो, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट भी तो हो सकता है ना मल्टी वैल्यूड,
तो सबके एक साथ सुनो, तो जितने भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है सबको हटा दो और बचे हुए सारे एट्रीब्यूट को लेके एक टेबल बना दो। तो ये एक टेबल जो बनेगी ये बनेगी आईडी और नेम को लेके। अगर मान लीजिए आपने कोई एक एट्रीब्यूट फॉर एग्जांपल, दो में मजा नहीं आएगा तो आपको एक और ले लो, ये लो, मैं यहाँ पे एक कोर्स और ले लेता हूँ, चलो ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोर्स और आ जाएगा, हो गया। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हटा दो और जितने भी एट्रीब्यूट बच गए उनको लेके एक टेबल बना दो। अब उसके अलावा एक टेबल अब आपकी और बनेगी, ठीक है। ये अब आपकी एक एक्स्ट्रा टेबल है, कुछ भी नाम रख दो, उससे क्या ही फर्क पड़ना है, ठीक है। तो इस टेबल का नाम, ये एक बार के लिए मैं इस टेबल का नाम ए मान लीजिए क्या रखें, STD ही रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी रख दो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे टेम्परेरी नेम, ठीक है। अब यहाँ क्या करोगे, जो भी आपकी की है उसके साथ में सारे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट रखोगे। की के साथ मल्टी वैल्यूड आते हैं, तो यहाँ पे अब आपके सामने ऐसा हो जाएगा, दिस इज लाइक दैट। तो अब जैसे मैंने आपको पूछा था ना कि 3 क्वेश्चन बनते हैं, उसमें दूसरा क्वेश्चन क्या था कि कौन कौन से एट्रीब्यूट आएंगे, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। तो कई बार आपको ईयर डायग्राम देके ये पूछा जाता है कि बताइए कौन सा टेबल सही रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कौन सा टेबल सही रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इट मींस अगर मैं मोबाइल नंबर की जगह नेम लिख देता तो सही होता क्या, तो गलत हो जाता, याद रखना, तो गलत हो जाता है। आईडी के साथ में सिर्फ नेम ही लिख देता और कोर्स नहीं लिख देता तो भी गलत हो जाता। तो इसीलिए ये टेबल जो बन रही है वो टेबल कितनी बन रही है और उस टेबल में क्या क्या आएगा, हर एक चीज जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो नाम मैटर नहीं करता, नाम तो वो कुछ भी दे देगा, आपको ध्यान क्या लगाना है, ध्यान ये लगाना है कि भैया क्या क्या एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। तो ये एक टेबल आपकी एक्स्ट्रा बनी, ये है वो एक्स्ट्रा टेबल, किसकी वजह से बनी, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की वजह से। अगर ऐसा होता, अगर इसमें एक और मल्टी वैल्यूड होता तो, अरे नहीं यही तो कह रहा हूं, जितने भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है वो एक साथ की के साथ आती हैं, एक साथ, ऐसे नहीं है दो मल्टी वैल्यूड दिखते तुम दो टेबल बनाने निकल लोगे, तो ऐसा इसी के साथ वो एट्रीब्यूट आएगा। तो जो भी आपने एक्स्ट्रा टेबल बनाई है ना वो सारे मल्टी वैल्यूड की है, एक की नहीं है, सबकी, इतनी याद रखना, ठीक है। तो सेपरेट टेबल इज मेड फॉर फॉर मल्टी वैल्यूड, भले ही तो आप ब्रैकेट में लगा के लिख देना ऑल, बुद्धि में इतनी है तुम लोगों में। अब मैंने बोल दिया मल्टी वैल्यूड की एक टेबल बनती है, तुम तो गिन लोगे, बोला दो है तो सर बोला दो बन गई एक्स्ट्रा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। नहीं वो तो है ही ना, ये तो प्राइमरी की है ही, जो की है वो तो की ही रहेगी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। नहीं नहीं वो लगाना भूल गया होगा मैं, बिल्कुल लिखो की तो जरूरी है ना, इसी की वजह से तो ये एक एक वैल्यू अलग होगी और यूनिक आइडेंटिफाई होंगी। हाँ इट इज जस्ट लाइक यहाँ फॉरेन की का तो रोल ही, अब ये आईडी ही यहाँ अगर प्राइमरी है तो यहाँ फॉरेन की तरह ट्रीट हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ आईडी रिपीट होगी, अकेली आईडी अब की नहीं बनेगी। बताता हूँ, लिखो। तो कुछ कॉन्सेप्ट के अभी मैंने पढ़ा ही नहीं है, मैं सोच रहा था आगे जब मौका है तब पढ़ाऊंगा, लेकिन चलो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे की अकेला आईडी नहीं है, दोनों को मिला के अब यहाँ की नहीं है, कंपोजिट की बनेगा। देखो अभी आपको की के बारे में ज्यादा अनुभव नहीं है, मैं ही सारी की सिखाऊंगा और कम से कम 4 से 5 घंटे का क्लास सिर्फ की पे होगा, और इवन ज्यादा भी हो सकता है। उसके बाद में आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी की को लेके, आप किसी भी की को लेके कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, अभी है क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान है। सुनना, इस चीज को मैं आपको टेबल से समझा रहा हूँ, देखना एक बार, इधर देखना। और यही चीज हम बाद में करते हैं जब नॉर्मलाइजेशन करेंगे ना, दैट्स कॉल्ड द फर्स्ट अनफ, इसे ही फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म कहते हैं, ठीक है। इधर देखो, अब आपने अगर मल्टी वैल्यूड रखी होगी, इधर देखो, एक बार मैं आपको वैल्यू डाल के समझाता हूं। इसमें कितने एट्रीब्यूट थे, 4 थे। नहीं ईआर डायग्राम में, पहले उस ईआर डायग्राम का मैं एक टेबल मान के काम कर रहा हूं, ठीक है। तो एक आईडी था, एक नेम था, एक कोर्स था, और यहाँ मोबाइल नंबर था, ठीक है। अब सुनना, अगर आईडी की है, अरे सुन लो, या तो तुम ही बोल लो,
मैं बैठ जाता हूँ, मुझे पढ़ा दो। इधर देखो, तो ये 100 आ गया, मान लीजिए 101, 102 और 103, ये की है तो यूनिक होगा। की मींस जो रिपीट नहीं होता। अब यहाँ पे नाम में एक बार कुछ भी आड़े टेढ़े लिख देता हूँ, कौन लंबे चौड़े लिखेगा। ये मैंने एक बार लिख दिया। अब मोबाइल नंबर ये कैसे होंगे, ये ऐसे होंगे। इट मींस मल्टी वैल्यूड। मल्टी वैल्यूड का मतलब क्या होता है, मतलब उस एक कॉलम के अंदर भी एक से ज्यादा वैल्यू आने लग जाएगी, तभी तो मल्टी वैल्यूड है। इसका मतलब इस इंसान के दो मोबाइल नंबर है, इस इंसान के दो है, ये सीधा साधा एक ही है, इसके तीन है। तो कम से कम एक के एक से ज्यादा होने चाहिए। वही रूल अपना जो अपन पढ़ गया है। अब इसको हम कहेंगे कि ये टेबल सही है ही नहीं, और इसे ही बाद में अपन कहते हैं फर्स्ट सनफ। जब आप नॉर्मलाइजेशन पढ़ोगे तो दैट इज द रूल ऑफ फर्स्ट सनफ, और वो कहता है एवरी वैल्यू शुड बी एटॉमिक, जो अपन नॉर्मलाइजेशन में सीखेंगे। तो अभी नॉर्मलाइजेशन छोड़ो, अब हम कह रहे हैं टेबल ही बेकार है, तो क्या करो, डिकम्पोज कर दो। तो दैट्स द रूल ऑफ डिकम्पोजिशन। तो नॉर्मलाइजेशन हमें ये कहता है कि जब भी किसी भी टेबल में रिडंडेंसी आती दिखे या गड़बड़ दिखे तो तोड़ दो। तो अब हम कहेंगे इसको तोड़ दो, तो यही तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि अब आपकी एक सेपरेट टेबल बनेगी, तो डिकम्पोजिट। तो जैसे आप डिकम्पोज करोगे, कैसे डिकम्पोज करोगे कि एक टेबल के अंदर तो आईडी नेम और कोड्स रखोगे। तो आईडी आ गया, नेम आ गया, कोर्स आ गया। पूरा अच्छे से ही समझ लो, क्योंकि ये चीज तो मैं बार बार काम में लूंगा, तो समझाने में भी कोई बुराई नहीं है। 100, 101, 102, 103, ABCD EFGH, तो ये एक टेबल तो बन गई, डन। ये वाली टेबल बन गई। अब डेटा देख लो इसका। अब मैं डेटा के साथ समझा रहा हूं। अब दूसरा देखो, अब जैसे ही आप दूसरा टेबल बनाओगे, इसमें अब बसड़ हो गई, ठीक है। अब कैसे होगी सुनना, तगड़ी वाली हो गई, बिल्कुल सही बात। नहीं, अब आप खुद अपना दिमाग लगाना, यहाँ आईडी आया है और ये मोबाइल नंबर है। तो सबसे पहले यहाँ 100 में कितनी वैल्यू है, दो। तो 100 के साथ 12 और 100 के साथ में 23, अब वैल्यू अलग अलग जाएगी ना। तो सुनना, कंपोजिट एट्रीब्यूट में कॉलम बढ़ते हैं और मल्टी वैल्यूड में रो बढ़ती हैं। यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द नंबर फॉर द ईच रो। तो अब आपके नंबर अलग अलग रो में चले जाएंगे। यहाँ कितने हैं, दो हैं। तो 101, 101 के साथ 45, 67, यहाँ 102 के साथ में 78, और यहाँ 103 के साथ में तीन वैल्यू हैं। तो इसके बाद में 29, 24 और 35। तो अब जरा मुझे बताना अपनी दिमाग की सारे घोड़े दौड़ा के, क्या एक ही है कि कैसे है, तो खुद ही रिपीट हो रही है। तो अब 100% जब आप मल्टी वैल्यूड के साथ जाओगे तो ये अकेला की बन ही नहीं सकता, लेकिन क्या दोनों मिलके की बना रहे हैं, हाँ बिल्कुल बना रहे हैं। तो जैसे दोनों को जोड़ दोगे तो रो यूनिक बन गई, बट इंडिविजुअली तो भी रिपीट होने लग गया। तो इसीलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि ये दोनों मिल के की बनाते हैं, और ये की कौन सी होती है, कंपोजिट की। सारी की मैं आपको सिखाऊंगा, आप टेंशन ना लो। अभी समझ आ गया, तो चाहो तो ये बना लो, चलो। अब ठीक, तो उसका रीजन समझ में आ गया कि मल्टी वैल्यूड के लिए अलग से क्यों बन रहे। देख लो, सोच लो, को डाउट हो तो बता दो। क्या कह रहे हो। हाँ बनेगी एक ही, नहीं अलग से, नहीं नहीं नहीं, इसी के अंदर भी ईमेल आएगा। जितने भी मल्टी वैल्यूड है, इधर देखो, ये मैंने इसीलिए ये यहाँ पे हाईलाइट किया था कि जितने भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है उसके लिए एक टेबल है, बट मल्टी वैल्यूड जितने हैं उतनी टेबल नहीं होगी, टेबल एक ही बनेगी, ये चीज याद रखना। ठीक है।
और यहाँ हम टेबल जो बना रहे हैं ये एक्सेल वाली और एमएस वर्ड वाली है, एचटीएमएल वाली टेबल नहीं बना रहे हैं, है ना। मतलब जैसे एक बच्चा ने जो पूछा उसका जवाब दे रहा हूँ। ऐसा तो बोला सर यहाँ नेम लिख देते हैं और इसके 3 पार्ट बना देते हैं, जी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो ये सब मजाक आपको वर्ड में, एक्सेल में, उन्हीं में अच्छा लगता है, यहाँ नहीं होता। आप रिलेशनल डेटाबेस पढ़ रहे हो, यहाँ स्ट्रिक्ट रूल है। नहीं अभी तो 2 होगी ना। नहीं ये गिनी नहीं जाएगी, ये तो ईआर डायग्राम है। उस ईआर डायग्राम को एक बार मैंने एक टेबल से बताया है, ये टेबल नहीं है, ये ईआर डायग्राम की एंट्रीज है, बट मैं आपको समझा टेबल से रहा हूं। तो ऐसा लिखोगे ये तो अलाउड ही नहीं है, पाप है रिलेशनल डेटाबेस में, घनघोर पाप। मैं कह रहा हूं नरक में जाओगे। इसलिए ये तो साफ साफ ही याद रख लो कि मल्टी वैल्यूड अगर आपके पास है तो मल्टी वैल्यूड जब जब आता है टेबल डिस्प्यूट होती है हमेशा। था जनरल रूल यही होता है कि तोड़ दो, या फिर एक रूल ये होता है कि इसी के अंदर इसको रिपीट कर दो, पर उसमें फिर ये की बुरी मान जाएगी। अरे नेम और कोड्स क्या कर रहे हैं कि भाई मेरे लिए तो आईडी सही है ना, तो जिसके लिए सही है उसको लिए क्यों बिगाड़ रहे हो। इसको दिक्कत हो रही है तो इसको इसके साथ अलग देके अलग ही टेबल बना दो। यही डिकम्पोजिशन का रूल होता है जो अपन सीखेंगे बाद में। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी का एक टेबल बनेगा, कंपोजिट एट्रीब्यूट का एक ही टेबल बनेगा, अलग से कोई टेबल नहीं बनेगा, सिर्फ कॉलम बढ़ेंगे। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट अगर आते हैं तो कितने भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट एक एंटिटी के पास आ जाए उसकी एक टेबल एक्स्ट्रा बनेगी ही बनेगी। तो एक टेबल की और मल्टी वैल्यूड के बिना बन गई, और एक टेबल में की के साथ मल्टी वैल्यूड आ गए, बट एक टेबल एक्स्ट्रा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हाँ कर दो तो वो सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। पहला नंबर, पहला ईमेल, ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा आपका दूसरा नंबर, पहला ईमेल, तो ऐसे करके सारे परमुटेशन बनाने पड़ेंगे ना। नहीं मोबाइल नंबर ब्लैंक क्यों जाएंगे, मोबाइल नंबर तो सबके साथ कनेक्ट होंगे। अरे आपने एक मोबाइल नंबर लिखा और उसकी 3 ईमेल है, ठीक है, तो एक मोबाइल नंबर की 3 ईमेल आ जाएंगी, दूसरे मोबाइल नंबर की फिर 3 ईमेल आ जाएगी, तीसरे मोबाइल नंबर की फिर 2 ईमेल आ जाएगी, तो रिपीट तो हो रहे हैं ना। नहीं तो रिडंडेंसी तो बढ़नी है, लेकिन पूरी रो रिपीट नहीं होगी, पूरी रो रिपीट नहीं होगी, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, चलो आगे, कोई दिक्कत। ये तो आपके लिए जनरल एक केस बोला है मैंने, बाकी तो एक ही आता है, टेंशन ना लो। वो तो अपन थोड़ा जनरल केस भी साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं, अगर हो गया तो हाँ तो वो भी देख लो, क्या ही फर्क पड़ता है। ये इसमें आईडी प्राइमरी की है क्योंकि सारे के सारे डेटा यूनिक है, यहाँ दोनों को मिला के की बनेगी। इज नॉट द प्राइमरी की, कह सकते हो प्राइमरी की से दोनों को मिला के की बन रहे। ठीक है, तीनों रूल क्लियर। अब चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, मैपिंग कार्डिनलिटी। नहीं नहीं, कंपोजिट की का फॉरेन की से कोई लेना देने, फॉरेन की आएगा जब रिलेशन आएगा। अभी मैं रिलेशन नहीं लेके, आप चलो रिलेशन ले आते हैं। अब हम रिलेशनशिप लेके आएंगे, और रिलेशनशिप में नॉर्मली जो हमारी मैपिंग कार्डिनलिटी है पहले उसको पढ़ लेते हैं और फिर बाद में पार्टिसिपेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो, तो रूल नंबर 4, तो आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन वो इसके पूछे जाते हैं। अब आपको पूरा ईयर डायग्राम मिलेगा तो एंटिटी के साथ रिलेशन भी तो होगा। अब उस रिलेशनशिप का क्या करेंगे वो हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो उसमें अलग से मैं रूल पढ़ा रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो 1 बाय 1 पढ़ेंगे, 1 to 1 का क्या होगा, और 1 to मैनी का क्या होगा, मैनी टू 1 का क्या होगा, और मैनी टू मैनी का क्या होगा। तो चारों को एक एक करके देख लो। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहला हम देख रहे हैं इसी में 1 to 1 का। देखो, तो 1 to 1 में क्या होता है, तो कोई भी दो एंटिटी के बीच में अगर 1 to 1 रिलेशन होता है तो कोई भी नई टेबल नहीं बनेगी।
सुनते जाओ। क्या नए नया रूल क्या वो बताता हूं, सुनो। नो सेपरेट टेबल, इज मेड और कंस्ट्रक्टेड। तो पहला रूल इसमें लिखो, 1 to 1 में लिखो, कोई भी नई टेबल नहीं बनेगी। अब इन सबको हम एग्जांपल से सीखेंगे, पहले पूरा थ्योरी सीख लो। कोई भी नई टेबल नहीं बनेगी, ठीक है, पहला रूल। दूसरा, अब यहां पे रिलेशन भी आ गया, तो रिलेशन भी आ गया, तो व्हाट अबाउट द फॉरेन की? फॉरेन की किधर जाएगा? तो जब 1 to 1 रहता है, तो अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमारे पास ये है कि यहाँ पे फॉरेन की कहाँ जाएगा। तो याद रखना, यहाँ फॉरेन की जहां आपकी मर्जी है उस साइड भेज दो। आइदर साइड मतलब जिस भी साइड चाहो। तो ये लिख लो, अलग से कोई टेबल नहीं बनेगा। और दूसरा लिख लो, फॉरेन की को बताऊंगा, लिख तो लो, अभी वो डायग्राम से समझ आएगा, ऐसे नहीं समझ आएगा। फॉरेन की को किसी भी टेबल में रख सकते हैं, फॉरेन की को किसी भी टेबल में रख सकते हैं। इसीलिए यहां पे हमारे पास में कितनी पॉसिबिलिटी आ जाएंगी? 2 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। फॉरेन की को किसी भी साइड रख सकते हैं। तो अब ये क्या है, अब सुनना, क्वेश्चन यही बनने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं और आएंगे भी। इसीलिए ये एक एक रूल आपको अच्छे से समझना है, कोई कंफ्यूजन यहां नहीं होना चाहिए। तो मैं यहां बना रहा हूं आपके सामने, सुन लो। ठीक है, मान लीजिए ये कोई एट्रीब्यूट ए है, ये बी है, और कुछ नाम लिख रहा हूँ, ये आर है। अब ये ए है तो इसमें एक एट्रीब्यूट A1 आ गया, एक एट्रीब्यूट मान लो A2 आ गया, ठीक है। ये बी है तो इसमें एक एट्रीब्यूट B1 आ गया, एक एट्रीब्यूट मान लो B2 आ गया, और एक एट्रीब्यूट मान लो B3 आ गया, ठीक है। कुछ एट्रीब्यूट्स के साथ समझा रहा हूं ताकि किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए आप बना पाओ। सुनते जाओ। ये एक एंटिटी ए है, इसमें 2 एट्रीब्यूट है, A1 इसका की है, क्योंकि मेरा अजम्पशन है हर एक एंटिटी स्ट्रांग है। वीक तभी आएगी जब मैं बोलूंगा, और वो लास्ट क्वेश्चन होगा। जब वीक आएगा, ये डायग्राम के रूल खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये एक रिलेशनशिप है किसी भी टाइप का, और ये आपके पास में दूसरी एंटिटी है, ये इसकी की है। तो अब कितनी एंटिटी है? 2। एंटिटी कितनी है और रिलेशन कितना है? तो 2 एंटिटी और एक रिलेशन है। तो 2 एंटिटी है, दोनों स्ट्रांग है, तो हर एक स्ट्रांग की एक टेबल बनती है। तो मतलब 2 स्ट्रांग की कितनी टेबल बनेगी? क्लियर इतना? तो ये पहला रूल अपना ये था कि हर एक स्ट्रांग एंटिटी का एक टेबल बनता है। यहाँ 2 स्ट्रांग एंटिटी है तो 2 टेबल तो बनेगी ना, ठीक है। अब ये अगर आप जनरल थॉट लेते हो, तो जनरल थॉट क्या, देखो पहली पॉसिबिलिटी क्या आएगा कि एक टेबल ए बनेगी, इसमें A1 A2 आ जाएगा। एक टेबल बी बनेगी, उसमें B1 B2 और B3 आ जाएगा। सुनते रहना। बट ये तो आधा सोल्यूशन हुआ ना। अभी इस आर का क्या? क्योंकि रिलेशनशिप गायब थोड़ी होगी जब आप टेबल में बता रहे हो। तो टेबल में रिलेशनशिप बताते हैं फॉरेन की से। और फॉरेन की से कैसे बताएंगे कि एक टेबल का प्राइमरी की दूसरी टेबल में ही तो फॉरेन की होता है। फॉरेन की का रूल क्या होता है? जो किसी एक में प्राइमरी है वो किसी दूसरे में फॉरेन बन जाता है। तो इसका मतलब चाहे तो, अब 2 पॉसिबिलिटी होगी, चाहे तो इसका प्राइमरी की यानी B1 आप यहां डाल दो। सुनते था ना बस। चाहे तो ये यहां डाल दो, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले वाले की प्राइमरी की क्या है? A1। तो पहले वाले की प्राइमरी की यहां डाल दो, जो क्या बन जाएगी? फॉरेन की। और क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि जब टेबल बनवाई जाएगी तो आपसे पूछेगा किस टेबल में क्या एट्रीब्यूट आएगा। तो गौर फरमाइएगा यहाँ पे, ठीक है। ये B1 क्या है? फॉरेन की, ठीक है। और ये यहाँ पे A1 क्या है? तो यहाँ पे फॉरेन की किसी भी टेबल में जा सकती है। अब फॉरेन की क्या समझ आ गया? किसी एक टेबल की प्राइमरी की को दूसरी के अंदर डालना है। तो यहाँ फिक्स है, यहाँ फिक्स क्या है, मतलब किसी को किधर भी भेज दो। तो या तो ये पहले वाला, ये वाला नमूना इधर चला जाएगा, या ये वाला नमूना इधर चला जाएगा। तो इसकी 2 पॉसिबिलिटीज है, ये भी सही है और ये भी सही है, गलत कोई नहीं है, ठीक है।
देख लो, कोई डाउट हो तो बता दो, है ना। ये एक बार तुम्हारा कोई भरोसा है नहीं तो इसको लिख देना, ये फॉरेन की है ना, क्योंकि कोई तुम्हारा अभी तो तुम सब समझ रहे हो, बाद में मुझे ही कह दोगे। चलो फॉरेन की। क्या हुआ? इसमें क्या समझ नहीं है? ये ऊपर लिख दिया ना मैंने कि फॉरेन की किसी भी टेबल में लिख सकते हो। अरे वो फॉरेन की डेफिनेशन होती है, वो मैं लिखवा दूंगा। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको जैसे दो टेबल बना लिए वैसे बना लो, बना ली, लेकिन फॉरेन की रिलेशनशिप को बताती है, तो टेबल रिलेट कैसे करोगे? टेबल को रिलेट कैसे करते हैं? दो टेबलों में कुछ तो कॉमन एट्रीब्यूट हो, तो जब तक दो टेबल में कॉमन एट्रीब्यूट नहीं होंगे वो रिलेट ही नहीं हो पाएगी। तो इसका हमने क्या बोला कि या तो दोनों में बी वन कॉमन कर दो, तो ये वाला बी वन यहां आ गया और ये पूरी की पूरी टेबल को रिलेट कर देगा, या फिर ये वाला ए वन इधर आ गया तो ये इसको रिलेट कर देगा। तो दो टेबल में कुछ तो कॉमन होना चाहिए, वो कॉमन ही रिलेशनशिप होती है, जिसको यहां फॉरेन की कहते हैं। लो आप अपने लिए एक बार के लिए ये दो नोट लिख लो ताकि आपको दिक्कत ना। तो पहले डायग्राम बना लो, फिर इसके नीचे लिख देना कि रिलेशनशिप को हमेशा फॉरेन की से डिनोट करेंगे, और फॉरेन की क्या है, तो किसी भी एक टेबल का प्राइमरी की दूसरी टेबल में फॉरेन की होता है, बस सिंपल। अरे तुम तुम्हारे घर में हो, अब तुम तो किसी दूसरे के घर में चले जाओगे तो फॉरेनर होगे ना। तो जब तक तुम तुम्हारे घर पे हो तुम प्राइमरी हो, लेकिन जब दूसरे के घर में जाओगे तो सेकेंडरी हो जाओगे ना। तो ये वैसी ही बात है, रिलेट तो करना पड़ेगा ना। अब तुम किसी दूसरे के घर जा रहे हो तो बताना तो पड़ेगा ना उनके घर जाके कि मैं ही आया हूं। तो आए हो तो आने के लिए वहां आपको उपस्थिति देनी पड़ेगी, वो उपस्थिति ही यहाँ फॉरेन की है। और बाकी डिटेल से जानना है तो कम से कम 20 मिनट फॉरेन की पढ़ाऊंगा आने वाले टाइम पे, हो सकता है आधा घंटा पढ़ाऊं। तो अभी समझ ही नहीं आएगा तुम्हें, तुम्हें अभी यही नहीं पता रिलेशनल मॉडल क्या होता है, मैं कहाँ से पढ़ाऊं तुम्हें प्राइमरी की और फॉरेन की। तो लिख लो, वो नोट नीचे लगा के मैं हिंदी में बोल देता हूँ, जिसको लिखना है लिख लो। सो जाओ, जिन जिन को नींद आ रही है क्लास में सारी अच्छी बातें हैं, आप सो सकते हो। आगे चेयर इसीलिए तो दिया था कि आप गिरो ना, ये नोटबुक रखने के लिए थोड़ी है। अरे गलत फहमी है तुम्हारी, तुम आगे गर्दन रखो और सो जाओ। मैं कभी किसी को, देखो क्या होता है, किसी सोते इंसान को डिस्टर्ब करना पाप होता है, ये मुझे मेरे घर वालों ने सिखाया। तो तुम क्लास में सारे सोते रहोगे तो भी मैं पढ़ाता रहूंगा, तो मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। तो ये शायरी तो थी, बोल दिया ना, लिखो। अगले 4 घंटे की क्लास में, अरे सुन लो, लिखो लिखो लिखो, रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो डिस्टर्ब हो जाएगा, लिखो। अरे लिखो लिखो, अरे इंस्टेंट थोड़ी बनती है, इंस्टेंट में मैं सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, शायरी थोड़ी बनती है। अरे लिखो, बकवास कर रहे हो। लिख लिया, नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो, लिखो।
अरे कल सुना तो कल बना के लेके आऊंगा वीडियो वाली। अरे ऐसे थोड़ी बनती है सारी, बकवास सारी थोड़ी मारनी है मेरे को, जज्बात वाली होनी चाहिए। पहला नोट लिखो, लिखो रिलेशनशिप को फॉरेन की से रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशनशिप को फॉरेन की से रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशनशिप को फॉरेन की से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा लिखो, किसी एक टेबल की प्राइमरी की, तुम हिंदी में ऐसे लिखना, किसी एक टेबल की प्राइमरी की दूसरी टेबल में जाते ही फॉरेन की बन जाती है। बस अब ठीक है, अब तुम्हें समझाने का तो यही तरीका है। किसी एक टेबल की प्राइमरी की, किसी एक टेबल की प्राइमरी की दूसरी टेबल में जाते ही फॉरेन की बन जाती है। तब क्या समझ में आया कि फॉरेन की का होना क्यों जरूरी है? ताकि रिलेशनशिप के बारे में भी बता सको। अकेली एंटिटी थोड़ी है, रिलेशनशिप भी तो है, उसको जिंदा रखना है, मारना नहीं है। तो रिलेशनशिप जिंदा रहे, बट उसका नाम बदल गया है, फॉरेन की हो गया है। और फॉरेन की क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि किसी एक टेबल का प्राइमरी की लगा के दूसरे में चिपका दो। और किसका किधर चिपकाना है, किधर भी चिपका दो, यहाँ दोनों प्रावधान है। आगे नहीं होंगे, यहाँ है। यहाँ आपके पास में दोनों ऑप्शन है, पहले वाले की प्राइमरी की दूसरी में जा सकती है और दूसरे वाले की पहली में आ सकती है। दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। ठीक है, क्लियर 1 to 1 वाला। अगला लिखो, अब देखो यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे अगर आप 1 to many की बात करते हो, 1 to many, तो जिधर मैनी है उधर फॉरेन की जाएगा। रूल सुन लो, 1 to 1 में दोनों 1 थे, तो आपने किधर भी प्राइमरी की लगा दी, फॉरेन की लगा दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए उसके दो तरीके थे। लेकिन जैसे ही मैनी आ गया, जिधर मैनी है वो फॉरेन की को लेके जाएगा। तो अगर 1 to मैनी है तो दूसरी टेबल के पास जाएगा, और मैनी टू 1 है तो पहली टेबल के पास जाएगा। और मैनी टू मैनी है तो अब हम कंफ्यूज हो गए, क्योंकि अब दोनों तरफ मैनी आ गया, तो अब एक नई टेबल बनेगी। सीधा फंडा, जब एक ही मैनी है तो कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हमने रूल क्या बनाया कि जिधर मैनी है उधर फॉरेन की जाएगा। लेकिन जब दोनों ही मैनी टू मैनी आ गए तो अब किधर जाए, तो हमने बोला किधर ही मत जाओ, तुम तो एक टेबल ही नहीं बना दो, कलेश खत्म। तो वहां एक टेबल एक्स्ट्रा बनेगी, लिख पाऊंगा। तो सुन लो एक बार इसको, हाँ पहले लिख लो, अलग से कोई टेबल नहीं बनेगी। ठीक है, अलग से कोई टेबल नहीं बनेगी। अलग से कोई टेबल नहीं बनेगी। और दूसरा लिख दीजिएगा, फॉरेन की हमेशा दूसरी टेबल के पास होगी। फॉरेन की हमेशा दूसरी टेबल के पास होगी। ठीक है, फॉरेन की लिख दे, अलग से टेबल नहीं बनेगी। और फॉरेन की हमेशा दूसरी टेबल के पास होगी, क्योंकि मैनी दूसरी वाले के पास है। यानी यहाँ 1 है तो यहाँ है ना मैनी, तो ठीक है, या एरो बना दो, है ना। या अगर ये अगर आपको समझ आता है तो अब आप समझदार हो चुके हो। ये डायग्राम आप बनाओ ना, इसी को तो समझेंगे। ये बना, ठीक है। तो कितनी टेबल बनेगी, सुन लो, कितनी टेबल बनेगी, दो, क्योंकि दो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। और फॉरेन की कौन सी टेबल में होंगी, सेकंड वाले में। अब दो पॉसिबिलिटी नहीं है, अब एक ही पॉसिबिलिटी होगी। तो आप इसको जब टेबल में कन्वर्ट करोगे तो कितनी टेबल बनी, दो। एक टेबल ए की बनेगी और एक बी की बनेगी, उसके साथ ही आर आएगा, तो इसमें से बी आर कह सकते हो। ठीक है, समझने के लिए कि बी आर का मतलब है बी के साथ रिलेशन आएगा, चाहो तो बी बोल दो, फर्क नहीं पड़ना। तो यहाँ पे पहले वाला तो A1 A2 और A3 आ गया,
और दूसरा वाला जब B1 और B2 करोगे तो यहीं पे आपका A1 आएगा। तो इस बार कंफर्म सेकंड वाले के पास ही फॉरेन की होगी, दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है अब, यहाँ खत्म, यहाँ एक ही है। 1 to 1 में दो पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि किधर जाए किधर मैनी था ही नहीं। ठीक है, ठीक है। तो दो टेबल बनेगी, दो टेबल की शक्ल देख लो, ये पूरा याद रखना है। मैं मेरे को ये नहीं बताना दो टेबल बनेगी, मैं ये भी बता रहा हूँ एट्रीब्यूट क्या क्या आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन यही बनने वाले हैं। ये अंदर क्या आ रहे हैं इनको नहीं भूलना, ये ज्यादा जरूरी है। तो आपको टेबल के नाम, मतलब नाम तो तुम कुछ भी रख दो, कितनी टेबल है और उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट है। वो अलग रूल है, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट मैं सबके अलग अलग रूल लिखूंगा, किसी को मिक्स नहीं होने दूंगा, आप टेंशन ना लो। एक बार मैं सारे रूल पढ़ा देता हूँ, उसके बाद आपके दिमाग में कुछ बचेगा ही नहीं जो आप मुझे पूछोगे। अभी मिक्स नहीं कर रहा मैं, एक चीज का एक ही रूल करवा रहा हूँ, फिर सबको मिला देना भले ही एक साथ। मैं ही गेट के आए हुए 2-3 क्वेश्चन करवा दूंगा, आप खुद ही बता दोगे आंसर। लिख लिया कोई डाउट किसी को? रिलेशनशिप नाम रख दिया मैंने, आप कुछ भी रख दो। ए और बी दो एंटिटी है, आर रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप का भी तो नाम होता है, उसका कुछ भी रख दो। देख लिया? तीसरा अब आपके पास में आएगा मैनी टू वन। तब रूल समझ गए वो तो? अरे जो 1 to many के साथ हुआ वही मैनी टू वन के साथ होगा, अलग से टेबल बनेगी नहीं। और फॉरेन की किधर जाएगा? इस बार पहली वाली के पास आएगा, क्योंकि मैनी फर्स्ट वाले के साइड है। ठीक है, तो नो सेपरेट टेबल, फॉरेन की इज ऑलवेज फॉर फर्स्ट टेबल। ठीक है, तो मुझे तो बस इतना सा काम करना है, इसको हटा दो इधर लग। तो लिख लो अलग से कोई टेबल नहीं बनेगी, अलग से कोई टेबल नहीं बनेगी। और दूसरा लिख दीजिएगा फॉरेन की फर्स्ट टेबल के पास होगी, फॉरेन की फर्स्ट टेबल के पास होगी। तो इसका मतलब फर्स्ट टेबल के पास अगर फॉरेन की जाएगा तो ये इधर से साफ हो जाएगा। मैं सेम ही एग्जांपल रख लेता हूँ, और यहाँ क्या चला जाएगा? B1 चला जाएगा, बिल्कुल सही। ये लो, तो बना लो। हाँ हाँ, ये डायग्राम ये दिया जाएगा आपको। ER डायग्राम में तो डायग्राम बनना है, और रिलेशनल मॉडल में वो टेबल बनती है। हाँ, ये रिलेशनल मॉडल तो अपन यही तो पढ़ रहे हैं कि ER मॉडल को जब रिलेशनल मॉडल में बनाओगे तो कैसे दिखेंगे, तो कितनी टेबल बनेगी और टेबल में क्या क्या एट्रीब्यूट्स आएंगे, वो हम पता कर रहे हैं। दूसरे वाले के पास आएगा ना, मैनी टू वन है, दूसरा वाला तो वन है ना। नहीं नहीं, वो गलत कर दिया मैंने, इस बार ए के पास आ रहा जाएगा। तो ए और आर, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ ए और आर को मिला के एक टेबल बन रही है, और बी की अलग टेबल बन रही है। और जितने भी सब्जेक्ट है उसमें डीबीए में सबसे ज्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट है। मतलब इसमें थ्योरी तो वो स्टार्टिंग वाली थ्योरी तो टेक्निकल टर्म्स थी, उसका तो मैं करूँ क्या। लेकिन अब आगे जो भी आएगा सबके पीछे कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स है, और मैं सारा पढ़ा रहा हूँ, तो आप बस आज जितना पढ़ा है ज्यादा कुछ नहीं करना। ये सब आपने लिख लिया, घर जाके मात्र 20 मिनट पढ़ लिया करो। और 20 मिनट रील कम देख लो, बस इतना ही तो करना है। तुम्हें तुम्हारे काम नहीं डिस्टर्ब करने, जो जैसे काम है वैसे ही होने, तो फालतू वाले काम में से 20 मिनट निकाल लो, है ना। और रोज पढ़ लो, आपको रोज इतना बेटर समझ में आ जाएगा कि आगे मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, उसका भी आइडिया हो जाएगा।
ठीक है, चलो देख लिया। नहीं, ये रूल अभी 4 ही करवाऊंगा आज, आगे नहीं करवाऊंगा, टेंशन मत लो। बस एक मेन्यू टू मेन्यू करवा के इन सबको कंबाइंड करके एक एग्जांपल दे देता हूँ। उसके बाद 3-4 रूल और बचे हैं, उनको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लिख लिया सबने? चलो चौथा लिखो, मेन्यू टू मेन्यू। तो देखो, अब दोनों साइड में मेन्यू आ गए, तो हमने रूल क्या सीखा कि जिस साइड में मेन्यू होता है उधर फॉरेन की आती है। तो अब फॉरेन की ने हमें कंफ्यूज कर दिया। अब फॉरेन की ने कंफ्यूज कर दिया कि कौन से वाले मेन्यू की साइड फॉरेन की भेजे। तो इसका समाधान क्या है कि जब भी एम्बिग्यूटी आती दिखे, एम्बिग्यूटी का वाला समझते हो ना, कंफ्यूजन, तो क्या करो, अलग सी टेबल बना दो। तो अब यहां पे अलग से टेबल बनेगी। अभी तक तीनों में ही टेबल नहीं नहीं बनी है, फॉरेन की ने अपना काम किया है। यहाँ पे फॉरेन की ने हमें कंफ्यूज कर दिया, तो सिर्फ फॉरेन की के लिए एक अलग से टेबल बनेगी। तो इस बार रिलेशन की एक टेबल बनती है, तो एक नई टेबल बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, सेपरेट टेबल बनेगी। किसके लिए? रिलेशनशिप या फॉरेन की के लिए, है ना। रिलेशनशिप जिसको आप समझ में आएगी, आपको क्या कहोगे, फॉरेन की कहोगे। तो अब टेबल बनी है। अभी तक देखो, अभी तक कितनी सिचुएशन में टेबल बढ़ी है? या तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का एक टेबल एक्स्ट्रा हमेशा होगा, या फिर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, इसमें भी आपका एक टेबल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो लिख लिया कि अलग से एक टेबल बनेगी, या रिलेशनशिप के लिए अलग से एक टेबल बनेगी, ऐसे लिख दो। रिलेशनशिप के लिए अलग से एक टेबल बनेगी, रिलेशनशिप के लिए अलग से एक टेबल बनेगी। और दूसरा लिख लो, फॉरेन की हमेशा सेपरेट टेबल में होगी। फॉरेन की हमेशा सेपरेट टेबल में होगी। नहीं, ये तो मैं बता रहा हूँ, एक टेबल अलग से बनेगी। वो टेबल किसकी बनेगी तो वो बता रहा हूँ, मीनिंग एक ही है, बट आपके लिए तो कहाँ समझ आता है आपको एक चीज, इसलिए 2-2 3 दिन लिखवाने होते हैं। ठीक है, तो फॉरेन की हमेशा सेपरेट टेबल में होगी। इसका मतलब दो एंटिटी है, तो दो एंटिटी की दो टेबल तो बन गई। इन दोनों में फॉरेन की नहीं आएंगे, तो फॉरेन की के लिए अलग से एक टेबल बनेगी जो सिर्फ रिलेशन की होगी, और उसमें दोनों की प्राइमरी की को उठा के डाल दो। चलो खत्म बात। हाँ नहीं, वो तो अभी एरो हटा देंगे ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। लो जी, धन्यवाद। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये वाली टेबल एक्स्ट्रा बनी है, ये ध्यान रखना। तो इस टेबल में दोनों मिलके किसका काम करेगी? इस टेबल में दोनों मिलके प्राइमरी की है। देखो, इसकी प्राइमरी की ये है, इसकी प्राइमरी की ये है, ये दोनों मिलके प्राइमरी की है। तो जिस भी टेबल को इसके पास जाना होगा, ये रिलेशन अपने आप इसे रिलेट कर देगा। ठीक है, तो बना लो। देख लिया? तो अभी मैं इन तीनों चारों रूल को मिला के एक ईआर डायग्राम बना रहा हूँ, एक रैंडम ईआर डायग्राम बना रहा हूँ। जितना अभी तक पढ़ा, बस सबके आंसर दे देना। ठीक है, नया नहीं पढ़ा रहा, नए रूल कल देखेंगे। बट अभी जितना पढ़ा है इन सबको, अभी तो अलग अलग पढ़ा है ना, तो सबको एक साथ जोड़ भी तो दूं। अरे भाई, नंबर से ही कर रहा हूँ, 4 नंबर है। लिख लो आराम से, जब कहोगे तब आगे बढ़ लेंगे।
लिख लिया? नहीं वो तो तुम कहो तो मैं तभी छोड़ दूंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, वो तुम्हें ही बोनस मिल रहे। बना दो डायग्राम। ठीक है, तो अभी तक जो एक बार आपको पढ़ा है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, एक बड़ा सा ये डायग्राम आएगा, उसमें कम से कम दो रिलेशन आएंगे, एक रिलेशन को तो तुम रट्टा मार के बैठ गए, एक वाले तो मैं रूल ही लिखवा रहा हूँ कि एक रिलेशन और दो एंटिटी, तो वो तो तुम्हें सीधी सीधी याद हो जाएंगी। तो थोड़ा ट्विस्ट कैसे आएगा, दो रिलेशन आएंगे, है ना, दो रिलेशन आएंगे, एंटिटीज थोड़ी बढ़ेंगी, कुछ क्वेश्चंस में गेट के आए हुए कल की क्लास में करवा दूंगा, रूल्स खत्म हो जाने दो सारे। तो अब यहां से पहले अच्छे से पहचानो कि कितनी टेबल बनेगी। तो सबसे पहले मुझे बताओ नंबर ऑफ टेबल्स कितनी बनेगी, फिर वो टेबल कौन कौन सी बनेगी वो बाद में देखेंगे। तो कितनी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, सुनते जाना, कितनी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, तो तीन टेबल को तो साक्षात ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते, वो तो बनेगी ही बनेगी, सुनते जाना, वो तो बनेगी ही बनेगी। क्या एक्स्ट्रा बनेगी? तो कब कब एक्स्ट्रा बनेगी? एक मल्टी वैल्यूड की वजह से, तो मल्टी वैल्यूड ने एक टेबल बढ़ा दिया, और एक मैनी टू मैनी की वजह से, मैनी टू मैनी, तो एक टेबल यहां बढ़ गई, इसका मतलब यहां पे 5 टेबल बनेगी। तो आपका पहला क्वेश्चन जनरली यही पूछा जाता है डायग्राम देके कि बताइए नंबर ऑफ टेबल्स कितनी बनेगी, तो बना दोगे। अब वो 5 कौन कौन सी बनेगी वो भी देख लो, क्या दो क्वेश्चन आते हैं तो दोनों वही तो जरूरी है। तो अब वो टेबल्स की कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, देख लो। तो 5 में सबसे पहले ए लिया, अकेला ए जो आएगा इसके साथ पहले A4 हटा दो, हटा दिया, तो A1 A2 A3, सुनते जाना, A1 A2 A3, ये A1 का पहला पार्ट हो गया, टूट गया। ठीक है, फिर A1 से ही एक टेबल और निकलेगी, कौन सी वाली निकलेगी, A1 के साथ में A4, तो A1 के साथ में A4 अलग हो जाएगा, हो गया, सुनते जाना। उसके बाद में B की एक टेबल बनेगी, तो B की जो टेबल बनेगी वो कैसी बनेगी, B1 आएगा और B2 आएगा, ये हो गया। फिर C की एक टेबल बनेगी, C1 आएगा, C2 आएगा और C3 आएगा, और एक इस रिलेशनशिप R2 की बनेगी, क्योंकि मैनी टू मैनी है, जिसमें 100% B1 C1 आएगा। तो ये तो लिख दिया। अब एक और चीज ऑटो एडजस्ट करनी है, जब आप इसको इसके साथ एडजस्ट कर रहे हो तो इधर मैनी है, तो इधर मैनी है, तो फॉरेन की इधर B1 आएगा ना, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए अब आपका B1 यहां आएगा, ठीक है, जनरली कर लिया रिलेट। उसके बाद में बी में कुछ चेंजेस होगा, बी में तो कोई चेंजेस होने वाला नहीं है, और सी में कोई चेंजेस होने वाला नहीं है, तो मोटा मोटा ये आपकी 5 टेबल दिखेगी आपको, देखो। तो ये कई बार ये टेबल्स भी पूछ ली जाती है। देखो फिर से आपके पास कितनी टेबल है वो तो समझ में आ गई, ठीक है। अब टेबल समझने के बाद में सबसे पहले हम इस B1 को इधर रिलेट करेंगे। तो आपने A1 A2 A3 बनाया, उसके अंदर ये फॉरेन की B1 इधर आ जाएगा, तो B1 इधर आ गया। इसको तोड़ा तो A1 और A4 को लेके तोड़ दिया, तो जब A1 A4 टूट गया तो इन दोनों को जोड़ने के लिए तो A1 कॉमन आ गया ना, तो इसमें B1 देने की नीड नहीं है। एग्जैक्टली फॉरेन की का गोल होता है कनेक्टिविटी, तो आप इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए B1 का यूज कर रहे हो, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए तो खुद A1 बहुत है, तो यहाँ क्यों B1 लगा रहे हो, नीड ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। पहली चीज A के दो डिवीजन समझ में आए। बी ये मैनी टू मैनी है,
तो ना ही बी में कुछ अलग आना, ना ही सी में कुछ अलग आना, क्योंकि मैनी टू मैनी है, तो दोनों की प्राइमरी की निकाल के अलग से रिलेशन बना दिया। तो 5 अलग अलग टेबलें हैं, पांचों में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं ये देख लो। ये 2 ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं जो मैं आपको करवा के दिखाऊंगा, जो आए हुए। ठीक है।